वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का पूरा मटेरियल फ्री ऑथराइज तरीके से। मैं हूं तुम्हारी वैदे मैम। मैम इस बार क्या लेके आए हो? मैं लेके आई हूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का। तो ये इसके पहले जो वेरी शॉर्ट था उसी का कंटिन्यूशन है। ठीक है, तो हमने वेरी शॉर्ट पढ़ लिया था, अब पढ़ने वाले हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैम ये कौन सी सेक्शन का हम माने? ये मानो तुम जनरली सेक्शन बी के क्वेश्चन पर। हाँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ बताती चलूंगी कि इसी क्वेश्चन को वो कैसे, वो मतलब सीबीएसई वाले कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, या फिर उसी के सब पार्ट्स को रिड्यूस करके वापस पुट कर सकते हैं सेक्शन ए में, जिसका है 2 मार्क्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पेन उठाओ, कॉपीज उठाओ और तुम्हारी बुक उठाओ। जहां जहां मैं जो जो टॉपिक बोलते चलूंगी स्टार मार्क करते चलना, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, वापस कंटिन्यूशन में वीडियो है, तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम स्टार्ट करेंगे। नेम 2 मेन स्टेप, वही तरीका यूज करेंगे। कौन सा मैम? कुछ नहीं, सबसे पहले क्या अंडरलाइन करना है? कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, 5 सेकेंड्स रुकना है, सारा मन में जो जो पढ़ा है उससे रिलेटेड सब बोलना है। क्या पता जो तुमने अभी 5 सेकेंड्स में रिवाइज किया सब कुछ वही पूछ रहे हो। तो देखो, नेम 2 मेन स्टेप, 2 मेन स्टेप पूछ रहे हैं। विच आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहाँ पढ़ा था? याद करो, जब तुम्हारा पूरा रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो क्या करते हो तुम? उसका प्यूरिफिकेशन, पैकेजिंग, फिर उसको प्रिजर्व करने का तरीका, पैक करके फिर जो आगे मतलब बेसिकली बायो रिएक्टर में बल्क में बना दिया, फिर उसको अच्छे से फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन, फिर और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस लगा के पैक करके उसको कंपनी के थ्रू जो पूरा पैकेज बेस्ड जाता है वहां तक का उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वही उसी के अंदर की 2 स्टेप्स वो पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं, व्हाई इज दिस प्रोसेस सिग्निफिकेंट। बताओ ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे बाबा, इतनी मेहनत से तो पहले वो प्रोडक्ट बनाया, रिसर्च करके 5-6 साल लग गए, उसके बाद उसकी टेक्निक निकाली कि उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बन गया, अब एट द एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना है कि नहीं? अब बोलोगे मैम कंज्यूमर क्यों? याद करो, जैसे याकूट हुआ, तो याकूट क्या है? प्रोबायोटिक। तो ये भी तो एक तरीके का क्या हुआ, तुम्हारा प्रोसेस के थ्रू ही तो जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा हुआ इंसुलिन, है ना, तो इंसुलिन तुम अब कंज्यूमर कौन हुआ? बट ऑब्वियस पेशेंट, है ना, तो वहां तक जाने के लिए ताकि उसका क्या मेंटेन रहे? शेल्फ लाइफ मेंटेन रहे, उसका फॉर्मूला खराब ना हो। अगर फॉर्मूला बोलोगे मैम केमिकल थोड़े ना, ये तो हमने प्रोटीन, हार्मोन या फिर कोई एंजाइम ऑब्टेन किया है। हाँ, बट उसका स्ट्रक्चर तो है, तो फॉर्मूला खराब ना हो मतलब उसका स्ट्रक्चर ना गड़बड़ हो जाए। अब इतना तुमने हमें अभी हमने वैक्सीन्स निकाले हैं, कोविशील्ड, कोरोना जो कोवैक्सीन है, उसके बाद बाकी भी वैक्सीन है, तो देखो एक डब्बे में बन के आती है। क्यों? ताकि उसका क्या ना खराब हो जाए, वही फॉर्मूला खराब ना हो जाए। तो ये सारी प्रोसेसेस जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? वापस उसकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी मतलब उसके फॉर्मूले को मेंटेन करने के लिए। तो वही आंसर लिखना है। देखते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। अभी मैंने बोला फिल्ट्रेशन करो, सेपरेशन करो, प्यूरिफिकेशन करो, तो ये 2 स्टेप कौन सी है? डाउन स्ट्रीमिंग की प्रोसेसेस है। ठीक है, are the 2 main steps that are together referred to as downstreaming process. This process is essential because the product need to undergo clinical trial. बिल्कुल सही। तो clinical trial मतलब मैम क्या? अरे याद करो, जब पहले साल में कोरोना आया था तो बहुत सारे clinical trial चल रहे थे। तो clinical trial में पहले वो क्या करते हैं? तुम्हारे लैब में देखते हैं, टेस्ट करके एकदम सक्सेसफुल है, ठीक है, फिर छोटे छोटे एनिमल्स पे ट्राई करते हैं, जनरली रैट एंड माइस यूज करते हैं। जब ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो थोड़ा बड़े एनिमल पे ट्राई करते हैं, मंकीज या बड़े बिग एनिमल प्राइमेट्स पे ट्रायल चलता है, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल आता है। तो जो प्रोडक्ट बनाया है, भले जो जीन ऑब्टेन जीन का, ह्यूमन जीन का ही यूज करके बनाया गया है, पर ऐसा तो नहीं कि प्रोसेस में उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आने लगे या सूटेबल नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है? क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू पास ऑन होना पड़ता है। और क्या मेंटेन रहे? थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, उसका फॉर्मूला खराब ना हो जाए या फिर उसकी क्वालिटी बनी रहे। तो क्वालिटी कंट्रोल बिफोर इट रीचेस द मार्केट। ठीक है, आई बात समझ में? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और टर्म्स लिखने स्टार्ट करो। तो डाउन स्ट्रीमिंग में कौन से 2 प्रोसेस आते हैं? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसको क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना है, दूसरा उसका क्वालिटी कंट्रोल रहे या क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ये 2 चीजें ही हमें
वापस जो बॉडी में जो गड़बड़ हो रही थी, जिस पर्पस के लिए इनको बनाया गया था, सपोज इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है वो इंसान, है ना, तो क्यों बनाया गया था? ताकि उसका डायबिटीज कम रहे, या मतलब शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे। तो जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस सक्सेसफुली पूरा हो सके, इसी के लिए क्या कर रहे हैं वो, क्लिनिकल ट्रायल से गुजरता है, और दूसरा उसका क्वालिटी मेंटेन रहे। तो क्वालिटी कंट्रोल भी होता है मार्केट में आने से पहले। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। हाउ डज अ रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेसिस फंक्शन, मतलब बेसिकली पूछा, अब उन्होंने न्यूक्लियेसिस बोला है। देखो यहाँ पे दो टाइप के तुम वर्ड्स पढ़ चुके हो, एक्सो जो बाहर कट करता है, एंडो जो अंदर स्पेसिफिक में कट करता है, यही पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन। Restriction nuclease function by inspecting the length of DNA sequence and then binding to specific recognition sequence and cutting the strand at sugar phosphate backbone। तो बोलोगे मैम इसमें अंडरलाइन क्या करना है? मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ, सारे कीवर्ड है। तो अभी इन्होंने इन जनरल पूछा है कि न्यूक्लियसेस कैसे काम करते हैं, एक्सो एंडो के बारे में नहीं पूछा है। तो पहले हम इन जनरल बताएंगे, फिर हम बताएंगे उसकी दो कैटेगरी है, एक्सो है, एंडो, फिर उसके बारे में, ठीक है। तो देखो, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, पहले तो लेंथ पढ़ी, और पता आइडेंटिफाई कैसे किया, क्योंकि वहां कैसा था, वैसा सीक्वेंस जो इस साइड से 5' से 3' और तुम्हारा दूसरे साइड से जो एंटी पैरेलल साइड से, दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो क्या इंस्पेक्ट किया, पहले तो देखा कितना लंबा डीएनए, कट कहाँ लगाना है, कैसे पता चला, जहां वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिला उसको याद आया, एंड देन बाइंड टू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यही रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है क्या, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, एंड कटिंग द स्ट्रैंड एट शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो कट कहाँ कर रहा है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे कट कर रहा है। अब ये हमारे कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने क्या किया, न्यूक्लियस ने जो इंस्पेक्ट किया कितना लंबा है डीएनए, फिर उसके बाद पहचाना कट कहाँ करना है, तो कट कहाँ करना है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे, और फिर कट लगाना शुरू किया। कट करने के लिए क्या तोड़ा उसने, जो शुगर, याद करो मैंने बताया था जो पेंटोज शुगर होती है, और कौन सा, फॉस्फेट बैकबोन, फॉस्फेट लगा रहता है ना, जिसकी वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, जिससे एक शुगर मॉलिक्यूल दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। याद नहीं होगा तो टर्म 1 में तुमने इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा, इस वाले पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है, तो अगला वाला शुगर कैसे जुड़ा रहता है, इसी से जुड़ा रहता है। याद आया कुछ? तो यहाँ पे कट लग रहा है, तो जैसे ये कट लग जाएगा तो तुम्हारा क्या टूट जाएगा, डीएनए के अंदर शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल की जो बैकबोन रहती है वो टूट जाएगी, ठीक है। अब दीज न्यूक्लियस आर ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन। तो कुछ आया समझ में? सबसे पहले इन्होंने इन जनरल पूछा है, तो यहाँ इन जनरल में अपन ये नहीं बताएंगे एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, वो तो और स्पेसिफिक जा रहा है। उन्होंने इन जनरल पूछा है न्यूक्लियस, तो तुम्हारा भी फर्स्ट पार्ट क्या चलेगा, इन जनरल, इंस्पेक्टिंग द लेंथ, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और बाय कटिंग शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। फिर उसके बाद बताओगे रिस्ट्रिक्शन, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर कट लगाएगा, कट सीक्वेंस एट टर्मिनल एंड ऑफ डीएनए, एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, अंदर कट लगाएगा स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, कट बिटवीन द टू बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आई बात समझ में? तो जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये सब क्या है, इसके कीवर्ड्स हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और या तो फिर नोट डाउन कर लो। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। हाउ डज प्लाज्मिड डिफर फ्रॉम क्लोनल डीएनए? इसको करो स्टार मार्क, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है वापस जो तुम्हें थोड़ा अलग मार्क्स दिलाएगा दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले। क्यों? कभी भी ऐसे डायरेक्ट उन्होंने बस प्लाज्मिड के बारे में मेंशन कर दिया, पर इतना स्पेसिफिक कभी नहीं बोला। पर ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें क्या दिलाएगा, थोड़ी बोल सकते नॉर्मल स्टूडेंट ये वाला पोर्शन छोड़ के आएगा और तुम थोड़ा अलग से स्टैंड आउट करोगे, ठीक है। तो देखते हैं प्लाज्मिड डीएनए। वापस प्लाज्मिड कहां से ऑब्टेन हुआ मैम? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरिया का, खुद के जीनोमिक डीएनए को छोड़ के। तो खुद का जीनोमिक डीएनए को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए, जो वो खुद यूज कर रहा है, और उसके पास एक्स्ट्रा भी कुछ पड़ा हुआ है सर्कुलर, जिसको हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं, तो वो क्या हुआ? प्लाज्मिड। चलो एक एक करके देखते हैं। द डीएनए फाउंड हियर इज सर्कुलर, अभी मैंने बोला सर्कुलर डीएनए, और यहाँ क्या रहेगा? द डीएनए फाउंड हियर इज लीनियर, लीनियर मतलब ऐसे लाइन जैसे एक लाइन में बिखरा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये कहां मिल रहा है? इट इज फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। याद करो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है, पर ये तो सब में मिलेगा, प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट में भी। इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक।
प्लाज्मिड, इट इज यूज इन आर मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एज अ क्या, मैंने बोला ही आंसर में, वेक्टर। उसके बाद क्रोमोसोमल डीएनए, भैया इसको हम कट करेंगे और वेक्टर में अटैच करेंगे, पूरा नहीं, स्पेसिफिक पोर्शन, ठीक है। इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी इट इज नॉट यूज एज वेक्टर, रादर, अब हम इसको और अगर एक्सप्लेन करना तो क्या लिख सकते हैं, रादर इट इज यूज द सम पोर्शन और सम जीन इज यूज एज फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए, जिसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा चॉइस ऑफ जीन प्रेजेंट है जो पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो ये सब क्या था, ये सारे कीवर्ड्स है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, राइट द रोल ऑफ ओराई। वापस ओराई का फुल फॉर्म ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो खुद ही उसका इलैबोरेशन तुम्हें आंसर बताता है, ऐसी जगह जहां से क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ये हुआ फंक्शन ओराई का। एंड रिस्ट्रिक्शन साइट, अब नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट, जो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट रहें, जहां पे क्या होगा, कट लगेगा। ओके, इन अ क्लोनिंग वेक्टर PBR322। इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, हाउ डू ओराई एंड क्लोनिंग साइट फैसिलिटेट क्लोनिंग इन टू अ वेक्टर, मतलब पूछ रहे हैं बताओ जो ओराई है जहां रेप्लिकेशन होगा और जो रेस्ट्रिक्शन साइट है जहां कट लगेगा, किसमें, वेक्टर में, जो कैसा है, प्लाज्मिड है। यहां कौन सा वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, PBR322। इन दोनों का यूज क्या है तुम्हारे किस में, क्लोनिंग वाली स्टेप में या क्लोनिंग वाली प्रोसेस में। अरे बाबा, तुमने वही क्रोमोसोमल डीएनए लिया जो लीनियर है, जहां पे मैंने पहचान लिया ये मेरा चॉइस ऑफ जीन है, वहां से कट लगाया, ये कट करके यहां सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कट यूज किया, यहां कट लगाया और उसको उस जगह इंसर्ट कर दिया जहां पे मेरा सिलेक्टेबल मार्कर भी था, और किसके बाद अटैच किया, जहां मेरा ओराय था। तो होगा क्या, जितने ज्यादा ओराय रहेंगे उतना ज्यादा मेरा डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। चलो देखते हैं आंसर। ओराय इज सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। लो, ओराय का मतलब ही होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद एनी पीस ऑफ डीएनए दैट नीड टू रेप्लिकेट इन होस्ट हैज टू बी लिंक्ड टू 8। तो क्या करना है, डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है, तो इसी से लिंक कराना पड़ेगा। तो अब देखो इसका सेकेंड पार्ट ओराई का तो मैम समझ में आ गया, तो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन साइट, उसी का नाम क्या है, क्लोनिंग साइट। तो ये कौन सी जगह है, अरे वही जगह है जहां पे तुम क्या ऐड करने वाले हो, अपना फॉरेन डीएनए ऐड करने वाले हो। देखो जरा, क्लोनिंग साइट रेफर टू द साइट सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर द एलियन डीएनए, याद करो थोड़ी देर पहले बताया था, एलियन डीएनए बोलो, फिर या तो फॉरेन डीएनए बोलो या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, सब एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद इज लिंक, क्यों, इसी जगह पे जब तुम ओराई के पास रखोगे एक्चुअल में सब क्या होगा, सब क्लोन होने लगेगा। आई बात समझ में, रेप्लिकेट होने लगेगा। क्या रेप्लिकेट होने लगेगा, तुम्हारा डीएनए, चॉइस ऑफ डीएनए, और रिजल्ट क्या होगा, जो तुमको जीन बनाना है, जो जीन से ज्यादा करेक्ट वर्ड है, जो तुम्हें जीन चाहिए या प्रोटीन चाहिए वो ऑब्टेन हो जाएगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मेंशन 2 क्लासेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लो, सेम क्वेश्चन आ गया, अभी तो पढ़ा। अच्छा जल्दी बताओ, मत देखो। 2 क्लासेस कौन सी है मैम, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, एक्सोन्यूक्लियस बाहर कट कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस अंदर कट कर रहा है, ठीक है, अंदर स्पेसिफिक साइड पे। अगर मैंने बोला इन जनरल सिर्फ न्यूक्लियस का मतलब बताओ, तो ऐसा कोई भी एंजाइम जो क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है, पहले तो वो क्या कर रहा है, लेंथ को मेजर कर रहा है डीएनए के कि कितना लंबा है, फिर क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअल में कट कहाँ लगना है, और फिर कट किस तरीके से कर रहा है, कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है, शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है डीएनए की उसको कट कर रहा है। देखो जरा आंसर, सजेस्ट देयर रिस्पेक्टिव रोल। तो एक्सोन्यूक्लियस अभी बताया, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस दो तुम्हारे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, आर 2 क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द फंक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस इज टू रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ, बाहर मतलब क्या, घर के बाहर नहीं, डीएनए के बाहर। डीएनए के बाहर मतलब मैम बाहर तो न्यूक्लियस ही आ गया, नहीं बाबा, डीएनए के एंड्स पे, ठीक है। तो तुम बोलोगे द एक्सोन्यूक्लियस कट्स द डीएनए फ्रॉम द एंड, ठीक है, व्हाइल द एंडोन्यूक्लियस अंदर कट करेगा, प्ले अ मेजर रोल इन कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक साइड बिटवीन द एंड्स ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के अगर अंदर कट लगाना है कहीं तो किसका यूज करोगे तुम, एंडोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक साइड को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। और अगर कहीं बाहर मतलब डीएनए के एंड्स पे कट लगाना है तो एक्सोन्यूक्लियस का यूज करोगे। इतनी बात हुई समझ में, आ गई क्लियर। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। इजी था ये, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आ जाते हैं। अगर उन्होंने उसका वैल्यू कम कर दिया तो सेक्शन ए में चला जाएगा ना, तो सेक्शन बी में सब पार्ट्स के साथ रहेगा। इसका फुल 3 मार्क का वैल्यू नहीं, मैक्सिमम 1 मार्क, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे।
तो देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वापस कीवर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, उन्होंने बोल ही दिया तो हम तो मेंशन करेंगे। द नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये वाला पोर्शन भी मेजॉरिटी बच्चे छोड़ के जाते हैं। वो पूछ रहे हैं बताओ तुम किसी भी न्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम कैसे देते हो। तो देखो नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर, तो इसको भी क्या करोगे, स्टार बनाओगे। क्यों? क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो तुम्हें क्या दिलाएगा, ग्रोथ दिलाएगा, है ना, मतलब स्टैंड आउट कराएगा बाकी के पूरे क्राउड से। द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस, मतलब जो भी नाम है तो फर्स्ट लेटर कहां से आता है, फर्स्ट जो है वो कहां से ऑब्टेन किया है, कौन से ऑर्गेनिज्म के जीनस से ऑब्टेन किया है। एंड नेक्स्ट टू लेटर फ्रॉम द स्पीशीज, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टू लेटर फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम वेयर द एंजाइम्स आर एक्सट्रैक्टेड। तो इतना आ गया समझ में। दूसरा देखो, जैसे तुम्हारा, चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, ई कोराई आर, तो ई को आर आई, ठीक है, तो ई क्या है, जीनस है, एस्चेरिचिया, ठीक है, जो इसे को हम ई कोलाई बोलते हैं, तो एस्चेरिचिया क्या है, जीनस है। कोलाई जो अगले दो वर्ड्स है वो क्या है, स्पीशीज है, कि कहां से उसको ऑब्टेन किया, ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 1। चलो पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, द Roman letter following the name show the order in which the enzyme were isolated from the bacterial strain। तो ये जो 1 दिख रहा है वो बता रहा है कि कहां से, कौन से स्ट्रेन से इसको ऑब्टेन किया है, पहली स्ट्रेन से ऑब्टेन किया है। फॉर एग्जाम्पल E. coli R1 is derived from Escherichia coli RY13, Hind2 from Haemophilus influenza RD। आई बात समझ में। तो आर मतलब बेसिकली तुम्हारा रोमन लेटर है और उसके बाद जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 जो भी है, तो वो बताएगा कितने नंबर के स्ट्रेन से उसको ऑब्टेन किया है। आई बात समझ में, इजी था। हम मैम बोलोगे मैम इस टाइप के क्वेश्चन ये आएंगे वापस 1 या 2 मार्क के लिए। याद करो जब हम वेरी शॉर्ट पढ़ रहे थे वहां भी इस टाइप का सेम क्वेश्चन था, पर उन्होंने इतना डिटेल नहीं पूछा था, उन्होंने बस बताया था बताओ ये जितने भी लेटर्स है ई कोराय आर मतलब आर आए या तो R1 में क्या मतलब है, हर एक लेटर का मतलब क्या है। तो देखो सेम क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकते हैं, या तो ऐसा पूछ लिया या फिर वो बोलेंगे एब्रिवेट द फुल फॉर्म या डू द एब्रिवेशन फॉर द फॉलोइंग, या तो इसका फुल फॉर्म लिखो, ठीक है, कि E स्टैंड्स फॉर व्हाट, C स्टैंड्स फॉर व्हाट, O स्टैंड्स फॉर व्हाट, I स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो उस केस में भी तुमको लिखना इसी तरीके से पड़ेगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। In the given process of separation and isolation of DNA fragments, some of the steps are missing. Complete the missing step. ठीक है, तो बेसिकली वापस नहीं देखेंगे हम क्या बोलते हैं, हम सबसे पहले अपने तरीके से निकालते हैं आंसर, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा बोलोगे मैम ये ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वापस ये किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे, केस स्टडी बेस्ड, पर आजकल तो उन्होंने पैटर्न ही चेंज करे। वो क्या करे, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे इसको 1 मार्क इसको 1 मार्क मिल सकता है तो वो उठा के किस में डाल देंगे, सेक्शन ए में भी जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वापस तुमको लगेगा सेक्शन ए में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो घबराना मत। क्यों नहीं घबराना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन देखोगे तुमको लगेगा इतना बड़ा है 2 मार्क के लिए, लड़ाई सिर्फ ये 1 मार्क इसकी और इसकी है बस। तो घबराना तो नहीं है, शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो जल्दी बताओ, जब भी हमको किसमें सेपरेशन करना और आइसोलेट करना है डीएनए में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, डीएनए निकाल लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए को निकाल लिया, फिर क्या किया उसमें बहुत सारे कट लगा दिए। अब कट लगा के पहचानो तो सही कि कौन सा डीएनए तुमको चाहिए, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद आया, ठीक है। जब तुम्हारा काम का डीएनए मिल गया तो क्या करोगे, उसको निकालोगे, कैसे, इल्यूजन से निकाल लिया। आप क्या करोगे, वेक्टर लेके आओगे, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसमें कट लगाए थे, टुकड़े किए थे, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुम्हारे वेक्टर में भी कट लगेंगे, लगा दिए मैम। अब क्या करोगे, जो तुमने इल्यूट करके फ्रेगमेंट लिया तो उसको क्या करोगे, यहाँ रखोगे, रखोगे क्या सिर्फ, और क्या लगाओगे मैम, फेविस्टिक नहीं, कौन सा, मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज, जुड़ गया। अब क्या करोगे, इस वेक्टर को उठा के किस में डालोगे, अच्छा याद रखना यहाँ पे मार्कर का भी यूज करना है। इसके बाद किसको किसके अंदर डालोगे, जिसको ये बिलोंग कर रहा था, मतलब होस्ट को डाल दिया। अब क्या करोगे, बोलोगे ग्रो होगा, और फिर कंपीटेंट सेल बने हैं कि नहीं, फिर पहचानोगे कि एक्चुअल में मेरा चॉइस ऑफ डीएनए गया है कि नहीं, कैसे भाई, या तो सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करके या तो कलर का यूज करके, बस जैसे ही पता चल जाएगा। बस अब इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, हम बल्क लेवल पे शुरू करेंगे, क्योंकि जो जीन या जो प्रोटीन हमको बनाना है वो हमें उसका पैटर्न मिल गया है। देखो आंसर अब
पहला, डाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ भैया डाइजेस्ट तो कर दिया, अब क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो चुके, अब मेरे को पहचानना है कि वो कैसे कहाँ गए टुकड़े। अब देखो, अब बोलोगे मैम हम कैसे पहचाने कि यहाँ स्टेप कौन सी लिखी। 20 स्टेप तो तुम्हें समझ में आ रहे, तुमको इनमें इन्हीं में से जो मैं सब बोल रही हूँ उसमें से कुछ आएगा। पर देख लेते सी में क्या बोल रहे हैं। स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड, मतलब स्टेनिंग मतलब ये इन डिटेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में यूज कर रहे हैं। तो बताओ स्टेन करने से पहले तुमने क्या किया, अरे सारी चीजें को क्या करोगे, मिक्स करोगे और उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालोगे। याद आया, तो तुम्हारा क्या करना है, तुमको फ्रेगमेंट को पहचानना है। तो इसी को हम कैसे बोलेंगे, देखो एट स्टेप बी द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्ट स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड लिया, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट हो गए। हाँ पर मेंशन तो करो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तुम सारा डीएनए उठा के लेके आने वाले हो, इसलिए तुम्हारी बी स्टेप में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखो प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्स प्लेस। आई बात समझ में, क्योंकि उसके अंदर की स्टेप उन्होंने डिटेल में डिस्कस कर दिया कि स्टेन कर रहे हो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, विजुअलाइज कर रहे हो यूवी लाइट के साथ। अब जब विजुअलाइज कर लिया, तुमको दिख गया इतना सारा, उसमें से ये वाला पोर्शन मेरे काम का है, तो क्या करते हैं हम, इल्यूट करते हैं, निकालते हैं ना, क्योंकि आखिरी वाला क्या देखो क्या लिखा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो इतना समझ में आ गया कि इस ब्लैंक में क्या आने वाला है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काट के क्या करना है, कुछ नहीं करना है, संभाल के थोड़ी ना रखना है, उसमें पहचानो तो सही तुम्हारे काम का डीएनए कौन सा है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और आखिरी, जब तुम्हें पता चल गया तुम्हारे चॉइस ऑफ डीएनए कौन सा है, तो उसको क्या करना है, निकालना है। ये कैसे पता चला कि इल्यूशन यहीं पे आएगा, क्योंकि उसकी अगली स्टेप क्या लिखी है उन्होंने, याद करो, जब तुम निकालते हो तो तुम्हारा चॉइस ऑफ डीएनए भी है और साथ में क्या है, अगारोस जेल भी है। तो इल्यूशन में तुम्हारा डीएनए तो है, इतने बड़े मिक्सचर के डीएनए में से छोटा सा डीएनए तो है, पर साथ में क्या है, और अगारोस जेल भी है, जो नहीं चाहिए तुमको। इसलिए उसके अगले स्टेप में क्या किया, उसको प्योरीफाई कर दिया, मतलब इसको हटा दिया पूरी तरीके से और सिर्फ यही ले लिया बस। अब इसको उठा के लगा तो तुम्हारे जो भी चॉइस ऑफ वेक्टर है उसके साथ। आई बात समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो देखो स्टेप ई इज द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन ऑकर। ठीक है, इल्यूशन ही लिखना पड़ेगा, ये मत लिखना कि एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि तो तुम्हारी बुक में हर एक स्टेप ढंग से नाम से मेंशन है, तो हमें भी वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम में भी यही लिखा हुआ आएगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ आर स्टिकी एंड फॉर्म ऑन अ डीएनए स्ट्रैंड। अब बताओ स्टिकी एंड मतलब मैम क्या, अरे डबल है, ऐसा कॉइल था डीएनए, याद आया। अब क्या हुआ, मतलब इस तरीके से कॉइल था, ठीक है, मैंने पूरा नहीं कट किया, यहां से कट करके हटा दिया, तो ये इतना क्या है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच, जिसमें सिंगल सिंगल सिंगल, ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी है। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट दो न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ मैं क्या कर लूंगा, पूरा कंबाइन हो जाऊंगा। तो जब भी डबल जो हेलिक्स डीएनए है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें तुमने ऐसा कट लगा दिया कि कुछ ओवर हैंगिंग स्ट्रेच बच गया, उसमें न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं पर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सामने कोई है नहीं, तो वो क्या बोलेंगे हम, किसी के साथ भी जुड़ने को तैयार है। किसी के साथ भी मतलब अगर मेरे में ए लगा है तो सामने वाला टी होना चाहिए, ठीक है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से जुड़ने को तैयार है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। और ये कैसे रहते हैं, स्टिकी एंड, क्योंकि ये क्या है, ये किसी के साथ भी लाइगेट करने के लिए, लाइगेट या जो मेरे में न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजनस बेस, उसके ऑपोजिट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होने के लिए तैयार हैं। अब इसी का अगला पोर्शन, व्हाई आर दे सो कॉल्ड। अरे अभी तो बोला, देखो जरा आंसर, स्टिकी एंड ऑन डीएनए आर फॉर्म बाय एक्शन ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस तो ये कमाल धमाल दिखाई नहीं सकता, क्योंकि वो डीएनए के कोने कोने में काटने वाला है, और स्टिकी एंड तो अंदर क्रिएट होते हैं ना। देखो, these enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome। याद करो, मैंने बताया था कि सपोज करो ये तुम्हारा डीएनए है, यहाँ पे तुम्हारा जीन है, पर जीन के पहले भी पैलिंड्रोम है, यहाँ भी पैलिंड्रोम है, रिपीटिव सीक्वेंस जो दोनों तरफ से पढ़ सकते हो। पर ये डीएनए कहाँ कट लगाएगा, यहाँ कट लगाएगा, तो होगा क्या, मेरा मेन जो जीन है वो एकदम सेफली आगे जाएगा, ठीक है।
बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन बोथ द स्ट्रैंड, मतलब अगर ये 5' एंड है और 3' एंड है, यहाँ कट लगाए, और इसका जो ऑपोजिट एंड है 3' एंड और 5' एंड, तो ये कट कहाँ लगेगा, इसी के इस जगह पे कट लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कट करना है। सो वापस दीज सीक्वेंस कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम सीक्वेंस बिटवीन द सेम टू बेसिस मतलब ऊपर अगर ए कट लगा है तो उसका ऑपोजिट टी है, तो यहाँ कट लगेगा। ठीक है, आगे बेसिस ऑन बोथ द स्ट्रैंड, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड पे कट लगा रहा है। दिस रिजल्ट इन सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच ऑन बोथ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑन एट द एंड, मतलब होगा क्या, अब देखो वापस वही चीज, ये डबल स्ट्रैंडेड था, यहाँ कट लगाया पर यहाँ का आधा लटक रहा है, उस वजह से यहाँ पे भी यहाँ पे कट कर दिया, तो ये तो पेयर के साथ चला गया, पर इस हाथ का भी इतना पोर्शन आधा लटक रहा है, ये सपोज करो पूरा फुल डीएनए, तो यहाँ भी आधा सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ भी आधा सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो यही क्या बनेगा, स्टिकी एंड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कंबाइन करना चाहते हैं। देखो जरा, These overhanging stretches are called sticky end. क्यों? They form hydrogen bond with the complementary base pair sequence. बस तुम क्या करो, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस ले आओ, फटाफट बाइंड हो जाएंगे। देखो जरा इस डायग्राम में, तो ये सारे क्या है तुम्हारे कीवर्ड्स है। वापस एंजाइम, कौन से एंजाइम के कारण, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, ये कट लगाता है, कहाँ कट लगाता है, पैलिंड्रोम के सेंटर से थोड़ा दूर, पर उसका रिजल्ट क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेचेस बन जाते हैं डबल स्ट्रैंड में, उसकी वजह से एक ओवरहैंगिंग स्ट्रेच बनता है, जिसी को हम स्टिकी एंड बोलते हैं। और ये कैसे रहते, तैयार रहते किसी और के साथ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ पेयर करने के लिए। कौन सा बॉन्ड बना के, अरे जो बॉन्ड था पहले ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड था, जैसे AT के बीच में डबल हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड था और GC के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड था, बस जो बॉन्ड तोड़ा वही बॉन्ड के साथ वापस वो बन जाएंगे। तो ये रहा। अब देखो जरा डायग्राम, तो डायग्राम में ये था पूरा डबल हेलिक्स। अब देखो ऊपर का भी बेस काट दिया, यहाँ का भी बेस काट दिया, अब इसके ऑपोजिट भी वापस सिंगल स्ट्रैंड होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, टी है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री तो ए जाता है, और फिर बाद में क्या है, वापस ए है, तो वापस ये क्या होगा, टी और टी होगा। तो अब ये वाला पेयर भी, ये वाला जो सिंगल स्ट्रैंड है वो भी जुड़ने के लिए तैयार है, और ऊपर वाला भी जुड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि क्या क्रिएट हो गए, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस क्रिएट हो गए। ठीक, अब बोलोगे मैम ये तो एक है, तो दूसरे में डबल बॉन्ड होगा और उसका ऐसा ऑपोजिट एंड होगा। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज। वापस जो चीजें पूछ रहे हैं अंडरलाइन करते चलो। टू प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, किसकी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। देखो थोड़ी देर पहले वो सिर्फ न्यूक्लियस का पूछ रहा था, तो हमने तो पहले बता दिया इन जनरल, फिर हमने बताया न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं। अब वो पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली कि एंडोन्यूक्लियस की ही दो प्रॉपर्टी बताओ। तो देखो, the property of restriction endonuclease enzymes are, the restriction endonuclease enzyme bind at the recognition sequence of DNA after inspecting the length of DNA sequence। याद रखो, कोई भी न्यूक्लियस हो, एंडोन्यूक्लियस हो या एक्सोन्यूक्लियस हो, पहला काम वो क्या करेगा, वो पहले इंस्पेक्ट करेगा, है ना, कि कितना लंबा डीएनए है बाबा, कहाँ कट करना है, कैसे पता चला कि कहाँ कट करना है, पैलिंड्रोम पढ़ के। तो ये क्वेश्चन तो मतलब ये वाली क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी तो दोनों में अप्लाई हो जाएगी कि सबसे पहले क्या किया उसने, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचाना, कैसे, इंस्पेक्ट करके लेंथ ऑफ डीएनए को। ठीक है, उसके बाद जब मिल गई रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो क्या करेगा, ऑफ कोर्स कट लगाएगा। तो देखो, इट फंक्शन इज टू कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट। अगर यही चीज कोने कोने में कट हो रही है, एंड्स पे कट हो रही, तो ये एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, अंदर कट हो रही है तो उसको बोलोगे एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी। वापस एक्सो हो या एंडो हो, कट कौन सा बॉन्ड करने वाली है, ये वाला शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, याद रहेगा। देखो सेम क्वेश्चन है, स्टाइल चेंज कर दिया है, तो तुमको ये ध्यान देना कि वो किस स्टाइल में तुमको पूछ रहे हैं। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर सेलेक्टेबल मार्कर। अरे बाबा, कहानी वापस वही आ गई। सेलेक्टेबल मार्कर कौन होते हैं, मार्कर मतलब क्या, पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या कि रिकॉम्बिनेंट वाला मेरा डीएनए कहाँ गया है और उसमें से कहाँ नहीं गया है, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट है और कौन से नहीं है, स्क्रीन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए कि मैंने जो इतनी
मेहनत से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, वेक्टर में डाला, वेक्टर करके होस्ट में डाला, फिर होस्ट को मैंने बोला अब ग्रो हो जा बाबा। तो ग्रो होने के बाद कौन से वाले होस्ट में मेरा वेक्टर के साथ एक्चुअल में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। आई बात समझ में? देखो याद करो, जब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ रहे थे, इस टाइप का सेम क्वेश्चन आया था वहां पे, तो सेम वही है, बस अब क्या और उन्होंने 2-3 चीजें और एड अप करके पूछ ली। देखते हैं क्या। व्हाट इज देयर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? अरे बाबा पहचानने का काम कर रहे हैं वो, आइडेंटिफाई स्क्रीन करने का काम कर रहे हैं। देखो, द होस्ट सेल दैट कंटेन द वेक्टर कैन बी सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ जीन कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर। तो होस्ट सेल को पता करवाना है कि किसमें मेरा क्या है, मेरा चॉइस ऑफ जीन की मदद से मैं पता कर सकती हूँ कि मेरे वेक्टर के अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है कि नहीं। उसी को हम किस तरीके से पता लगाते हैं? एक जीन की मदद से पता लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। That results in the elimination of the non-transformant। मतलब मुझे पता चल जाता है किसमें नहीं गया है, तो किसमें नहीं गया है या मतलब किसमें मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एलियन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, तो उसका क्या करना है? उनको संभाल के थोड़ी ना रखना है, उनको हटाना है। तो एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इट इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, द जीन दैट एनकोड रेजिस्टेंस टुवर्ड द एंटीबायोटिक are found to be useful selectable marker as they insert into the cell and result into selective growth of transformants only। अब बोलोगे मैम इतना सारा लिखा है, मतलब क्या है? याद करो, सपोज करो मैंने एक कल्चर उगाया, ठीक है, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी है। अब इसमें से कुछ बैक्टीरिया में मेरा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट गया है और कुछ में नहीं गया है, पर मैं क्या ऐसे उन बैक्टीरिया को देख के बता सकती हूँ हाँ ये थोड़ा गोल लग रहा है शायद इसमें गया है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है तो इसमें नहीं गया है? ऐसा थोड़ी ना बता सकते, कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ देखो, तो सिलेक्टेबल मार्कर, ये तुमने PBR 322 में पढ़ा था। 2 टाइप के सिलेक्टेबल मार्कर पढ़े थे, कौन कौन से? जो PBR में थे। कौन कौन से PBR 322 में? एक तो था एम्पिसिलिन और एक था टेट्रासाइक्लिन। तो मैंने क्या किया, अपना जो चॉइस ऑफ डीएनए है वो किसके साथ अटैच कर दिया? एक जीन के साथ। वो जीन क्या था? वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी देता था? एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। तो ये कैसा जीन था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, अब ये बताओ, जैसे ही उस मेरे चॉइस ऑफ जीन के साथ मैंने क्या कर दिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ऐड कर दिया। अब क्या होगा? अब जब मैं इसको कल्चर करवाऊंगी तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया के पास वो रेजिस्टिविटी, लड़ने की क्षमता, मतलब अगर उसमें वो जिस जीन का रेजिस्टिविटी मैंने क्रिएट कराई है, तो अगर मैं वो केमिकल डाल दूंगी, वो एंटीबायोटिक डाल दूंगी, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लड़ने की कैपेसिटी है। कैसे मिली उसको कैपेसिटी? उसके डीएनए के अंदर लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? जीन के फॉर्म में। वो जीन का नाम क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। समझ में आई कहानी? मतलब बोलोगे मैम ये थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं है, समझो बात को। सपोज करो तुमने देखा होगा, मैं इस तरीके से समझाती हूँ। सपोज करो तुमने देखा होगा कि तुम पहले क्रोसिन खाते थे, ठीक है, और एक दिन में ठीक हो जाते थे। फिर अब तुमने क्रोसिन खाई उतनी ही mg की, पर ठीक नहीं हो रहे हो। फिर तुमको लगा नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, एक काम करते अपन क्रोसिन जो पहले 5 mg की खा रहे थे, चलो 50 mg की खाते हैं। ठीक है, तुमने 50 mg की खाई, अब जाके तुम ठीक हुए। अब अगली बार जब बीमार पड़े तो तुमने 5 mg की खाई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, 50 की खाई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, अब तुमने 100 mg की खाई, अब जाके थोड़ा तुम्हें ठीक ठीक लग रहा है। इसका मतलब क्या है? समझो बात को कि अब जो वायरस है, अब जो बैक्टीरिया है, धीरे धीरे करके उसने अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाने लग रहा है, वो रेजिस्टिविटी क्रिएट करने लग रहा है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की। तो सेम यहाँ ही कुछ हो रहा है। और वो वाला बैक्टीरिया कैसे अपने अंदर रेजिस्टिविटी लेके आ रहा है? उसने वो जीन बना लिया है, या तो फिर किसी ऑर्गेनिज्म में था वो कट करके आ गया, या फिर उसके अंदर म्यूटेशन हो गया जिस वजह से उसके अंदर उस पर्टिकुलर दवाई के अगेंस्ट क्या है? रेजिस्टिविटी। तो दवाई के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी। अब अगर वो प्रॉपर्टी मेरे अंदर है, वो ताकत मेरे अंदर है, तो वो कैसा होगा? जीन के ही फॉर्म में, डीएनए के अंदर लिखा होगा। तो अब मैंने यही चीज को कैसे यूज कर लिया? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर लिया। मैंने बोला
कि जिस भी मेरे वेक्टर के अंदर मैं अपना फॉरेन जीएनए डाल रही हूँ, जीन डीएनए या फॉरेन चॉइस ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए डाल रही हूँ, उसके साथ मैं ये दवाई के अगेंस्ट वाली प्रॉपर्टी, जिससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये दवाई इसके ऊपर गिरी या इसको खिलाई या मीडियम में डाली, तो ये वाला जीन भी ऐड कर रही हूँ। अब क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया के पास मैंने अपना वेक्टर दिया है जो मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है, तो कुछ बैक्टीरिया के पास वो रिकॉम्बिनेंट वाला होगा और किन के पास नहीं होगा। जिनके पास होगा उसके साथ एक और चीज उनके पास होगी, कौन सी, दवाई से लड़ने की क्षमता, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और जिनके पास मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए नहीं होगा, उनके पास तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, उसको एक पेट्री डिश में मीडियम डाल के बैक्टीरिया को ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद मेरे को सिर्फ ऐसे देख के तो बताना नहीं है कि हाँ इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा नहीं है, शायद इसमें हो सकता है, इसमें ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, इसमें, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने रेजिस्टिव जीन जो जीन उसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, वही दवाई उठा के इसमें डाल दूंगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये पूरा केमिकल में वो पूरा बैक्टीरिया चला गया। अब जिस बैक्टीरिया के पास मेरा चॉइस ऑफ डीएनए या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए होगा, साथ में उसके पास क्या रहेगा, उस दवाई से लड़ने की क्षमता। तो उसको इस दवाई से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो वो वहीं बना रहेगा। बाकी जो बैक्टीरिया है जिसके पास ये एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और मेरे को पता है जिस बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक से फाइट बैक करने की क्षमता नहीं है, तो उसके पास मेरा फॉरेन डीएनए भी नहीं है। आ गई बात समझ में, अब आया थोड़ा थोड़ा समझ में। चलो, तो ये सारे क्या है, तुम्हारे कीवर्ड्स है, फटाफट मार्क करो, नोट डाउन करो, और हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन पैलिंड्रोम। अरे अभी तो बोला ऐसा सीक्वेंस जो इस साइड से भी पढ़ सकते हो, इस साइड से भी पढ़ सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। देखो आंसर, द पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर इन डीएनए दैट रीड्स कहां से, द सेम फ्रॉम बोथ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मतलब 5' to 3' पढ़ लो तो भी सेम मतलब निकलेगा, 3 इस साइड से 5' to 3' पढ़ोगे तो भी सेम मतलब निकलेगा। देखो जरा, मतलब दोनों के ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग कहीं से भी रखो, लेफ्ट टू राइट रखो या राइट टू लेफ्ट रखो, दोनों का मीनिंग कैसे निकलेगा, सेम। अब मैंने 5' to 3' पढ़ा, GAATTC, वापस राइट टू लेफ्ट पढ़ रही हूँ तो GAATT से। आप बोलोगे मैम आप यहाँ 3' क्यों नहीं लिखा, अरे टर्म 1 में पढ़ा था, दोनों स्ट्रैंड कैसे रहते हैं, एंटी पैरेलल। अगर इस साइड एक का 5' एंड आ रहा है और इस डीएनए में सपोज करो ये 2 डीएनए, इसका अगर 5' एंड आ रहा है और इस तरफ 3' एंड आ रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इस तरफ 5' एंड रहेगा और इस तरफ 3' एंड रहेगा। क्यों, जल्दी बताओ। एक तुम्हारा जो डीएनए वो ऐसा चलता है और दूसरा ऐसा अटैच नहीं हो सकता, तो वो क्या करता है, गुम जाता है। तो हुआ इस साइड 5' एंड और इसका ऑपोजिट यहाँ पे 5' एंड। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। तो कहीं से भी पढ़ो, ऐसे पढ़ो, पैरेलल या एंटी पैरेलल पढ़ो, ओरिएंटेशन ऑपोजिट रखो, पर उसका मीनिंग क्या रहेगा, सेम निकलेगा। वो रेड कैसे होंगे, सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे वापस इस साइड से पढ़ो तो GATC, इस साइड से पढ़ो मतलब इस साइड से। ठीक है, लेफ्ट टू राइट रीड करो, या फिर मोर स्पेसिफिकली बोलना है तो 5' to 3' रीड करो तो GATC है। और अगर इस 5' to 3' रीड करो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो भी क्या है, मेरा GATC ही बेस पेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसी से याद आया, पैलिंड्रोम चाहिए क्यों, याद करो, रिकॉग्निशन सीक्वेंस से पता चलता है कि तुम्हारा मेन जीन अब इसके बाद आ गया। ठीक है, तो पैलिंड्रोम के सेंटर से थोड़ा दूर तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है, याद रहेगा। चलो मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ कैन द डिजायर्ड प्रोडक्ट formed after genetic engineering be produced on a commercial scale। वो पूछ रहे हैं, हमने इतना एक्सपेरिमेंट करके लैब में पता लगा लिया, अब जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बड़े लेवल पे, बल्क लेवल पे प्रोड्यूस करना है, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस करना है, बताओ क्या यूज करोगे। मैम अभी पहले इतना बना रहे थे, अब इतनी बड़ी पेट्री प्लेट यूज करोगे, नहीं जी, क्या करोगे, बायो रिएक्टर्स का यूज करोगे। कैसा कंटेनर है वो, जो क्या क्या पूरा कंट्रोल करेगा, pH, वाटर, ऑस्मोलैरिटी, टेम्परेचर, न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके बाद
अगर कुछ और भी कुछ फैक्टर्स होंगे, सब कुछ वो एक डब्बा नहीं, क्या है, कंटेनर, और साथ में क्या करता रहेगा, स्टर करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वापस सारे मीडियम को इवनली मिक्स करता रहेगा। याद किया? याद आया? तो क्या यूज करेंगे हम? बायोरिएक्टर का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? हो गया? नहीं, उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और एंड में पैक कर लेते हैं। देखो जरा आंसर, टू मेक अ कमर्शियल स्केल आउट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, देयर आर अ सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट नीड टू बी फॉलोड विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि बायो रिएक्टर में होने के बाद उसको क्या करोगे? फिल्टर करोगे, प्योरीफाई करोगे, पैक करोगे, and then it will be led to the final process. This final processes that are involved in the downstreaming process are separation, basically filtration and purification. आई बात समझ में? क्योंकि सेपरेट क्यों करना है मैम? अरे उसमें मीडियम भी पड़ा है, तुम्हारा वो ऑर्गेनिज्म भी पड़ा हुआ है और तुम्हारा प्रोडक्ट भी पड़ा है, तुमको तो सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए ना, इसलिए सेपरेट करोगे। सेपरेट करने के बाद कुछ ना कुछ तो थोड़ा मीडियम और बैक्टीरिया या जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिज्म वो आ जाएगा, तो उसको हटाओगे किसके थ्रू? प्योरिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद क्या करोगे? इसकी पैकेजिंग करोगे, ताकि क्या मेंटेन रहे? उसकी शेल्फ लाइफ और क्वालिटी मेंटेन रहे। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी जाएगा और साथ में एनिमल ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल, एनिमल ट्रायल से ज्यादा करेक्ट है बोलना, क्लिनिकल ट्रायल पे जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। याद करो, इनएक्टिव हो रहा है, पर क्या हो रहा है? जब कुछ इंसर्ट किया गया है। तो जल्दी बताओ, अगर तुमको इसका एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो सपोज करो एंटीबायोटिक, वही ले लेती हूँ वापस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, सपोज करो टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और वहीं पे अगर तुमने अपना फॉरेन डीएनए ऐड कर दिया, तो क्या वो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? इन इंसर्शनल, क्योंकि तुमने क्या किया? इंसर्ट किया। क्या किया? फॉरेन जीन या एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कुछ भी बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, जहां पे ऐड किया, पहले से वहां कोई जीन प्रेजेंट था जो किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब तुमने वहीं पे अपना फॉरेन जीन ऑब्लिक एलियन जीन ऐड कर दिया, तो क्या होगा? जो पहले से जीन प्रेजेंट था वो काम नहीं करेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल तुमने कहाँ पढ़ा था? देखो, सिलेक्टेबल मार्कर तो है तुम्हारा, एंटीबायोटिक तो है, दूसरा जो क्रोमोजेनिक जीन रहता है जो कलर देता है, तो क्रोमोजेनिक या कलर देने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक एंजाइम जिसका नाम क्या है तुम्हारा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसकी वजह से उस बैक्टीरियल की कॉलोनी में कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर आता है। ठीक है, अब अगर इसी जगह पे मैंने क्या कर दिया? वही फॉरेन जीन ऐड कर दिया, तो क्या कलर बनेगा? नहीं बनेगा। तो मेरा कॉलोनी किस कलर की दिखेगी? कलरलेस या व्हाइट कलर की। तो देखो यहाँ पे पेट्री प्लेट है, यहाँ पे तुम्हें दो कलर्स दिख रहे होंगे, एक है ब्लू छोटा छोटा डॉट और एक है व्हाइट। तो व्हाइट वाले में कलर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि कलर वाली ही जीन की जगह पे, अब वो जीन किस चीज का था? जो था एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। वहीं पे मैंने क्या उठा के डाल दिया? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा? नहीं करेगा। सिंस वो काम नहीं करेगा तो क्या ब्लू कलर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब कलर ही नहीं मिलेगा तो मेरे को समझ में आ गया कि जो ब्लू कलर का है मतलब वो क्या है? ये भी एक सिलेक्टेबल मार्कर है ना। तो जो ब्लू कलर का है मतलब उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है, और जो व्हाइट कलर का मेरे को कॉलोनी दिख रही है मतलब वहां पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। देखो आंसर, द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग of recombinant DNA into the coding sequence of enzyme beta galactosidase, क्योंकि तुम्हारी बुक में यही एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया है। पर जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला वो भी एक टाइप का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है। इनफैक्ट जो RNAi है उसमें भी तुम क्या, पर वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट इनएक्टिवेशन है। इनएक्टिव तो हो जाता है क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री उसका DNA बना देते हैं और फिर वो चला जाता है पेस्ट के अंदर। याद करो, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। Okay, leading to inactivation of enzyme. An example is when insert is absent in the plasmid of bacteria, then it will lead to the insertional inactivation, leading to the production of colorless colony instead of blue colored colony due to the presence of chromogenic substance. तो chromogenic substance है
तभी ब्लू कलर की कॉलोनी मिल रही है, मतलब मेरा डीएनए ऐड नहीं हुआ है। अगर मेरे व्हाइट कलर की कॉलोनी है मतलब ऐड हो गया, तभी वो काम करना बंद कर दिया है। तो एग्जाम्पल क्या है, इंसर्ट एब्सेंट है प्लाज्मिड में। बस अब क्या हो गया, अब तुमने पहचान लिया क्रोमोजेनिक वाले कलर में जो चीज़ में कलर है। आई बात समझ में? तो ये भी एक टाइप का क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर की टेक्निक है। हमने एंटीबायोटिक पे ही मेजर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पर वापस अगर स्टैंड आउट करवाना है खुद को तो ये भी लिख सकते हो। वापस ये वाला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम 1.5 मार्क्स में जाएगा या फिर 2 मार्क्स में जाएगा। अगर सेक्शन ए में पूछा तो पूरा का पूरा यही रहेगा, नहीं तो कॉम्बिनेशंस के साथ रहेगा सेक्शन बी में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाई इज मेकिंग सेल कॉम्पिटेंट एसेंशियल फॉर बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट? लिस्ट एनी टू वे बाय विच दिस कैन बी अचीव। अरे बाबा, पता तो चल जाए कि जो मेरा सेल है वो एक्चुअल में मेरे वेक्टर के अंदर क्या मेरा फॉरेन जीन है ले पा रहा है कि नहीं, तैयार हो पा रहा है कि नहीं। इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया और एंड में जो मैंने होस्ट चूज किया वो उसको मेरे फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। तो मतलब क्या रहा, देखो जरा आंसर। सिंस डीएनए मॉलिक्यूल आर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लविंग, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल को क्या अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है। दे कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, क्यों नहीं पास कर, सिर्फ एक्वापोरेन से हो सकते हैं, पर वैसे नॉर्मल में नहीं होंगे। सेल मेम्ब्रेन बोलेगे नहीं जाओगे तुम, तो कुछ तो करना पड़ेगा कि वो बोले हाँ आ जाइए, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पैटर्न अंदर आ जाइए। तो देखो, फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू इंटीग्रेट, भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोई भी डीएनए नहीं घुसाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर घुसवाना है, वेक्टर और होस्ट जीनोम। क्योंकि याद करो हमने डायरेक्ट भी कुछ मेथड्स पढ़ी हुई हैं। कैसी डायरेक्ट मेथड, बायो इंजेक्शन है ना, जीन गन, ये सब क्या डायरेक्ट एकदम, कोई जरूरत ही नहीं है इन सब चीज की। डायरेक्ट बम्बार्ड करो, डायरेक्ट अंदर चला गया, सेल को क्रॉस करके, अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्ट अंदर। ठीक है, तो देखो okay, for recombinant DNA to be integrated into vector or host genome, it is necessary for the DNA to be inserted in the cell. Therefore, making the host cell competent is necessary in biotechnology experiment. मतलब तुम क्या कर रहे हो, competent का मतलब क्या है, तैयार कर रहे हो उस host cell को कि बाबा मेरा वेक्टर ले ले या फिर मेरा recombinant DNA ले ले अपने अंदर। ऐसे ही रख दोगे, हाँ ये रहा recombinant DNA, ये रहा तुम्हारा बैक्टीरिया, तो ऐसे थोड़े ना कि हाँ चलो इस इंसान ने इतनी मेहनत की है चलो ले लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुमको कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स करवाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, उस सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा या फिर उसकी सेलुलर मेम्ब्रेन में कुछ चेंज आएगा, जिस वजह से वो डीएनए को क्या कर लेगा, अपने न्यूक्लियस के अंदर, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस के अंदर ले लेगा, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो डायरेक्ट ही अंदर आ जाएगा, तो वो न्यूक्लियोइड के साथ आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो तो कैसे कर सकते, द टू वे बाय विच सेल कैन बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए इज, पहला तो केमिकल मेथड, तो केमिकल एक्शन by increasing concentration of divalent cation, divalent मतलब जिसकी दो वैलेंसी हो, कैसी, cation बोल रहे मतलब प्लस, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम thereby increases the efficiency of DNA entering through pores in the cell wall। आई बात समझ में आया? अगला तरीका देखते हैं, क्योंकि उन्होंने दो तरीके पूछे हैं। तो अगला तरीका क्या बोल रहा है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। याद करो मैंने बताया था, एकदम गर्म करो, पहले तो ठंडा रखो है ना, फिर एकदम गर्म करो, फिर वापस ठंडा करो। तो ये जो एकदम रैंडम ड्रास्टिक चेंज होता है ना टेम्परेचर में, कि तुमने आइस में रखा है 0 डिग्री, फिर उठा के एकदम वाटर बाथ में रख दिया जिसका टेम्परेचर 50 के आसपास है, फिर वापस उठा के आइस में रख दिया, वापस कूल डाउन हो गया, तो ये क्या है, ये हीट शॉक ट्रीटमेंट है। तो उस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन के पोर है वो ओपन हो जाते हैं और जो डीएनए है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इंक्यूबेटिंग द सेल with recombinant DNA on ice followed by brief treatment of heat at 42 डिग्री। तो वापस अपनी एनसीईआरटी में जो लिखा है अपन उस पर स्टिक करेंगे, तो 42 डिग्री अगेन डिपेंड करता है किस टाइप का कंपिटेंट सेल बना रहे हो। ये डिग्रीज चेंज होती है, जब तुम और मास्टर्स करने जाओगे, ग्रेजुएशन करने जाओगे, तब पता चलेगा कि नहीं, वापस अपन को स्पीशीज टू स्पीशीज एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब प्रोसीजर सेट करके रखिए कि भैया ये कंपिटेंट सेल तभी बनेगा जब इतना डिग्री का चेंज आएगा। हो सकता है किसी में कैल्शियम काम करे, किसी में मैग्नीशियम काम करे। ठीक है, तो अपन तो अभी एनसीईआरटी पे स्टिक करेंगे, तो पहले आइस पे मतलब 0 डिग्री, फिर एकदम वाटर बाथ में। वाटर बाथ में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे हीट शॉक का मतलब ये नहीं ऐसे आग जला के लगा दिया, हाँ लग गया तेरे को हीट शॉक, नहीं भैया, मारना नहीं है वापस, है ना ही उसमें कुछ केमिकल चेंजेस करना, डैमेज करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारी कॉलोनीज को एक ऐसे कंटेनर रहता है जिसको वाटर बाथ बोलते हैं, तो उसमें वो टेम्परेचर सेट रहता है। ठीक है, तो वहाँ का पानी गर्म रहता है, वापस पानी में नहीं डालते, उसके अंदर एक
बोल टाइप का रखते हैं, उसमें हम अपना जो भी मीडियम है, जो भी पेट्री प्लेट है वो रखेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि एकदम आइस में रहेगा और एकदम ट्रांसफर या क्यूवेट्स में रहेगा, जैसे भी, ठीक है। ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको वो मीडियम तो मिलेगा, तो कैसा हो गया, तो उसी पूरे सिस्टम को वाटर बाथ बोलते हैं। तो या तो वाटर बाथ में रखा तो एकदम 42 और फिर वापस रखो और फिर वापस ट्रांसफर कर दो, किस में, आइस में, एंड अगेन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। तो ये जो ड्रास्टिक रैंडम क्विक चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर में, 0 से 42, 42 से 0, तो उस केस में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ओपन हो जाएंगे, उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे। उस वजह से क्या होगा, जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो सेल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन होता है तुम्हारा खत्म। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, What are the two basic techniques involved in modern biotechnology? तो ये तो तुम्हारे इसी चैप्टर के पहले पन्ने पे दिया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी दो बड़ी टेक्निक्स पे डिपेंडेंट है। कौन सा, पहला वाला जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखते हैं, The two basic technique involved in modern biotechnology are genetic engineering, जिससे तुम क्या कर रहे हो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हो, या तो इंसर्शन कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो। देखो, द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ जीनोम, जीनोम मतलब जेनेटिक मटीरियल या डीएनए का टुकड़ा या आरएनए, जो भी चीज तुम कन्वर्ट कराना चाहते हो पर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जीनोम इनटू अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म और रिजल्ट इन अल्टरेशन। मैंने बोला ना, इंसर्शन कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हो। अब ये सारे जो वर्ड्स है तुम टर्म 1 में पढ़ चुके हो म्यूटेशन के अंदर, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट लीड्स टू चेंज इन इट्स फिनोटाइप। एट द एंड तुमने डीएनए में कुछ चेंज कर दिया कि फिजिकली वो इंसान अलग लगने लगा या उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने लगी, इंसान नहीं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे वापस वही स्पाइडरमैन, उसका डीएनए था पहले होमो सैपियंस सैपियंस वाला, अब मकड़ी ने उसको काट लिया तो क्या हुआ, क्योंकि वो जीनोमिक मकड़ी थी, ठीक है। तो जीनोमिक मकड़ी थी मतलब उसने अपना डीएनए उस स्पाइडरमैन के, जो पीटर पार्कर था, उसके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आके इंसर्ट हो गई। अब अंदर उसके अंदर चेंज हो गया, चेंज का रिजल्ट क्या रहा, उसका फिनोटाइप भी चेंज हो गया, जो दिख रहा है। आई बात समझ में। दूसरा, a technique that are performed under sterile condition are for manufacturing of large number of desired microbes or cells by the process of multiplication and growth। और एक बार तुमने वही चीज पहले लैब में एक्सपेरिमेंट कर ली, ठीक है, अब उसको बल्क लेवल पे प्रोड्यूस की यूजिंग बायो रिएक्टर। कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हो, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और उसके बाद क्या किया, बायो प्रोसेसिंग की। याद करो, बायो प्रोसेसिंग में क्या होता है, सेपरेशन करोगे एंड प्यूरिफिकेशन करोगे, ठीक है, बायो प्रोसेसिंग की। आई बात समझ में। तो ये है तुम्हारी बेसिक टो टेक्निक। एग्जाम जो तुम्हारी एनसीईआरटी उसके पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ है, पहला तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायो प्रोसेसिंग, या तो बायो प्रोसेसिंग बोलो या तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोलो, ठीक है। सिंस तुम्हारी बुक में जेनेटिक इंजीनियर लिखा है तो दूसरा तुम्हारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ इज एन एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है भैया, वो एंजाइम जो डीएनए के एंड्स पे काट रहा है, ठीक है, फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम एन एंडोन्यूक्लियस। लो वापस वही आ गया, एक एंड पे कट कर रहा है, एक इनसाइड कट कर रहा है। क्या कर रहा है, कट्स कर रहा है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ रहा है, याद आ गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी टू एंडोन्यूक्लियस अदर देन SAL1। तो तुमको SAL1 के अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी देना है। देखो जरा आंसर, एक्सोन्यूक्लियस आर द एंजाइम विच क्लीव बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, मतलब क्या कट कर रहे हैं, बेस पेयर कट कर रहे हैं, ठीक है, of DNA at the terminal end and act on single stranded of DNA or gaps in double stranded DNA। but obvious जो double stranded है उसको कट कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर रहा है, स्टिकी एंड लीव होता है, ये अलग बात है, ठीक है। और क्या कर रहा है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते तोड़ते जा रहा है, साथ में क्या कट कर रहा है, जो फॉस्फेट जो बैकबोन है उसको भी कट कर रहा है। देखो जरा, अगर पर्टिकुलर एक टुकड़ा ही निकालना है तो। while endonucleus cleaves DNA at any point except the terminal end, मतलब एक्सोन्यूक्लियस कोने कोने में ही काटेगा और एंडोन्यूक्लियस इन कोनों को छोड़ के बीच में जहां भी कट लगाना है, टर्मिनल एंड कैन मेक द कट ऑन वन स्ट्रैंड और बोथ, अंदर एक पे भी लगा सकता है, डबल पे भी लगा सकता है, ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। मतलब ये दोनों सिंगल पे भी काम कर सकते हैं, डबल पे भी काम कर सकते हैं, पर एक्सो एंड्स पे काम करेगा, टर्मिनल्स पे काम करेगा। ये लिखा हुआ है टर्मिनल एंड, और या फिर
और एंडोन्यूक्लियस अंदर ही कट करेगा। एग्जाम्पल क्या है, ई कोराई 1 एंड हिंद 2। तुम्हारी बुक में हिंद 2 का दिया हुआ है कि वो 6 बेस पेयर का कट को, बेस पेयर के सेट्स को कट करता है, ठीक है, तो इसलिए हिंद 2 और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली द ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। ये है तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अकेला कभी भी नहीं पूछेंगे, इसके साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे, मतलब ये सीधा सीधा जाएगा तुम्हारे 3 मार्कर क्वेश्चन में, सेक्शन बी का क्वेश्चन। तो 1.5 मार्क इसमें सारा प्रॉपर लेबलिंग करने के लिए रहेगा और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर इसी को क्या करेंगे, यही डायग्राम देंगे, लेबलिंग्स गायब कर देंगे और उठा के डाल देंगे के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में और उससे रिलेटेड ABCD करके पूछ लेंगे सब पार्ट्स में, ठीक है। तो देखो द डायग्राम ऑफ ई कोलाई, तो सबसे पहले क्या करो, 2 सर्कल बना लो। बना लिए बाबा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, रुको अच्छे से सर्कल नहीं बने, ये बना लिया। उसके बाद क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, ओराई है मैम। ओराई का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी लेबलिंग दोगे, इसको क्या बोलोगे, ओराई बोलोगे। अब ओराई के अलावा क्या होता है मैम, रिकॉग्निशन साइट होती है। बहुत सही, बताओ जरा रिकॉग्निशन साइट का नाम। तो तुम्हारी बुक में ये तो है और 2 दी हुई है, PUV, ये यहाँ पे PST1 है और साथ में PUV1 भी दिया हुआ है। तो तुम कोई भी 3 रिकॉग्निशन साइट मेंशन कर दो, ठीक है। पहले हुआ PST1, फिर दूसरा हुआ ECORI1। जो ये इतनी दी है, इनका तो मेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी बुक में अलग अलग नाम से बार बार मेंशन किया गया है। बाकी साइट्स का इतना मेंशन नहीं किया है, पर इनका तो करना ही है। कौन कौन सी, PST1, ECORI1, BAM H1, फिर हिंद भी हो गई और PVU2, ठीक है। अब इसके बाद एक और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, अरे सिलेक्टेबल मार्कर, 2 मार्कर पड़े हुए हैं। कौन कौन से, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो चाहो तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में AMPR करके लिखोगे, ऊपर R छोटा बना देना, तो ये भी सही है। और अगर है स्पेस, बड़ा सर्कल बनाया तुमने, या अलग से लेबलिंग डैश करके लिख सकते हो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। सिमिलरली दूसरा मार्कर कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो इतना तो याद करना जरूरी है। अच्छा, अब अगर डायग्राम के नीचे देखोगे तो बोलोगे मैम ये 4361 क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि इसमें कितने बेस पेयर्स हैं, ठीक है। मूव करें अगले इस पे, तो ये वापस तुम्हारी बुक में जहां भी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली राइट हैंड साइड वाले पेज पे पूरा डायग्राम दिया हुआ है, अच्छे से 2-3 स्टार बना लो। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आता ही है। जब पहले का पैटर्न, मतलब 10 साल पहले, तो ये फिक्स था कि ये डायग्राम, ये हो गया, PCR हो गया, 2-3 चीजें तो वो मतलब डायग्राम बेस्ड ही पूछते हैं, उनका मतलब एकदम फेवरेट है। बायो रिएक्टर्स हो गए कि पूरा डायग्राम बना के बताओ। अब थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, जनरली लेबलिंग्स गायब कर देते हैं। पर अगर उन्होंने इससे वैसा पूछा, ये क्वेश्चन अब किस फॉर्म में पूछेंगे, हो सकता है उन्होंने बोला डिफाइन क्लोनिंग वेक्टर, गिव एन एग्जांपल। सपोज करो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये मान के चलो तुम ये डायग्राम बना के आओगे। कहीं लिखा नहीं है, पर वापस सैंपल पेपर जब सॉल्व किया था तो इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है आखिरी में, वेयर एवर रिक्वायर्ड मेक दैट नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम। मतलब वो हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे कि डायग्राम बना, उन्होंने बस लिख दिया क्लोनिंग वेक्टर, मतलब वो मान के चलो कि मार्किंग स्कीम में ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। Explain the work carried out by Cohen and Boyer that contribute immensely in biotechnology। वापस ये वो क्वेश्चंस है, भले एक एक आधे मार्क की ही वैल्यू इन क्वेश्चंस की, पर ये तुमको वापस स्टैंड आउट कराएंगे, ठीक है। तो ये अपन को फिंगर टिप्स पे याद रखना है। तो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट DNA, जिसको क्या बोलते हैं, rDNA मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकेंड, दे आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन by cutting out the piece of DNA from plasmid with the help of restriction enzyme and link it to native plasmid of Salmonella tymphorum with the help of DNA ligase। मतलब ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम आज पढ़ पा रहे कि जो एंटीजन रेजिस्टेंट जीन है, जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, तो ये लोग वो थे जिन्होंने पहली बार क्या बनाया, पूरा का पूरा फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बनाया। सोचो, आज तो इतनी टेक्निक डेवलप है, सब कुछ पता है, फिर भी ये प्रोसेस करते करते अराउंड 15 दिन लग जाते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बनाने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्डाइज ही करना पड़ता है। और ये तो मैं फिर भी बहुत कम बोल रही हूँ, अगर कोई नया ही कंसेप्ट, नया ही प्रोजेक्ट लेके आ रहा है तो बहुत टाइम लग जाता है, लोगों की पूरी PhD निकल जाती है यही सब करते करते। अब उन्होंने फर्स्ट ये टेक्निक डेवलप ही किन्होंने की थी, कोहेन एंड बॉयर ने।
याद रहेगा। वापस स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों नंबर, दोनों के कीवर्ड्स में अंडरलाइन कर देती हूँ। तो स्टैनले कोहेन ने क्या किया था, पहला फर्स्ट आर्टिफिशियली आरडीएनए बनाया था और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला था। किसका यूज करके, बट ऑब्वियस कट किया था। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके किसमें कट लगाया था, तुम्हारे सैल्मोनेला टिम्फाइनम से कट लगा के यूज किया था। ठीक है, याद रहेगा। मूव करें, चलो क्वेश्चन नंबर 45। What is the role of enzyme ligase in genetic engineering? याद करो, मैं बोलती थी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ से निकाला, वेक्टर पे जोड़ना पड़ेगा, तो किसका यूज करोगे, फेविकॉल का, फेविस्टिक का? नहीं, क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर ग्लू का। तो उसी का दूसरा नाम क्या है, डीएनए लाइगेस। बस ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। देखो यहाँ पे ये दो अलग अलग स्ट्रैंड दिख रहे हैं, देखो ये एक स्टिकी एंड है, यहाँ पे देखो ध्यान से, और ये एक स्टिकी एंड है। अब बोलोगे मैम कैसे, यहाँ तक देखो डबल स्ट्रैंडेड है, थोड़ा सा ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे थोड़ा ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है। बस बीच में किसको छोड़ दो, तुम्हारे मॉलिक्यूलर ग्लू को, जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेस। दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, वापस तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये कहाँ कहाँ जोड़ने के काम आ सकता है, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू वेक्टर। आई बात समझ में? देखो जरा, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द टर्म एंजाइम लाइगेस एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन बाइंडिंग द टू डीएनए पीसेस टुगेदर. This process of joining the two DNA pieces require energy in the form of ATP and result in the formation of phosphodiester bond. याद करो, जो बॉन्ड को तुमने तोड़ा था और सिंगल स्ट्रैंड बनाए थे, डबल बॉन्ड था, उसकी तुमने बैकबोन तोड़ी थी, याद करो। तो जो बॉन्ड तुमने तोड़ा था, वापस वही बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बनाना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि दो फॉस्फोरस है, दोनों के बीच में जब वो कंबाइन होता है तो क्या बनता है, ईस्टर मॉलिक्यूल बनता है ना। तो वापस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था बिटवीन द टू कोहेसिव एंड्स ऑफ डीएनए। तो इसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर। तो क्वेश्चन लाइगेस के नाम से ना आके क्या आ जाए, सॉरी, मॉलिक्यूलर ग्लू। सिजर तो हमारा वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस दोनों। तो आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ की जगह फिर वो बोल देंगे मॉलिक्यूलर ग्लू। तो ये मत घबराना, गोंद तो कभी पढ़ा ही नहीं था। अरे पढ़ा था बाबा, जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेस। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। अब पार्ट्स में करेंगे, पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला, अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर है जिसमें दूसरा जीन आ चुका है, विद अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, लो हमने कर लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड विद इन अ जीन ऑफ a galactosidase enzyme is introduced into a bacterium. Explain the method that would help in selection of recombinant colonies from non-recombinant colonies. याद करो, हमने पढ़ा था गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए, क्रोमोजेनिक के लिए। अब अगर ये क्रोमोजेनिक वाली जगह पे जीन था, उसकी जगह पे तुमने क्या ऐड कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो क्या होगा, ये क्रोमोजेनिक जीन एक्सप्रेस होगा, नहीं होगा, वही तो लिखना है। देखो, द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कैन बी डिफर्ड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी बाय द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। मतलब कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। तो जिन्होंने नहीं कर पाई मतलब वो क्या थे, मेरी रिकॉम्बिनेंट, उसमें मेरा डीएनए था। ठीक है, उसके बाद अच्छा उसी का कंटिन्यूशन, द रिकॉम्बिनेंट डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। ये अंडरलाइन करो, याद रखो, जो भी मेरा, क्योंकि जो जीन था जिसका नाम क्रोमोजेनिक जीन था, वो क्यों होता था, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से होता था, या कभी कभी सिर्फ गैलेक्टोसाइडेज भी आएगा। हाँ ठीक है, तो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की वजह से। अब उसी जगह मैंने जहाँ एंजाइम कोड कर रहा था, उसी जगह मैंने क्या उठा के डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए। तो क्या वो कलर बनेगा, नहीं बनेगा। उस वजह से क्या होगा, द रिकॉम्बिनेंट, मतलब जिसमें मेरा फॉरेन डीएनए है, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, वाइल जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब जिसमें मेरा डीएनए ऐड किया हुआ नहीं है, वो क्या होगा, द नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रेजेंट प्रोड्यूस अ ब्लू कलर विद द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इन द मीडियम। याद रहेगा, इजी है ना। चलो सेकंड देखते हैं, व्हाई इज दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन रेफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अरे बाबा, जो ऑलरेडी जीन था वो काम कर रहा था जब तक कोई दूसरी चीज ऐड नहीं हुई थी। अब उसमें तुमने उठा के जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो जो पहले से जीन बैठा था वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाया, कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो किसी की वजह से जो इंसर्ट हुआ उसी जगह पे, तो बोलोगे इंसर्शनल, पहले वाला जीन इनएक्टिव हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखो, द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज बिकम इनएक्टिवेटेड on insertion of recombinant DNA within the coding sequence of enzyme, and
Thus the method is called insertional inactivation. याद आया, मैंने बताया था जैसे तुमको, अगर वही insertional inactivation तो वो भी है जो तुम्हारा ampicillin resistant जीन है, उसी की जगह पे अगर तुमने अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया तो क्या ये ampicillin resistant जीन काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये भी तो किसकी तरह काम हुआ? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का एग्जाम्पल हुआ। आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नेम द कंपोनेंट्स a bioreactor must possess to achieve the desired product। अरे बाबा, बायोरिएक्टर मतलब क्या मैम? कंटेनर। ऐसे ही कंटेनर, पतीले को भी बायोरिएक्टर बोलेगा क्या? नहीं। ऐसा कंटेनर जो क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है क्या क्या? पीएच को, वाटर को, टेम्परेचर को, सैलिनिटी को, न्यूट्रिशनल वैल्यू को, स्टेरिलिटी को, ठीक है, साथ में अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन लेवल को, एयर के प्रेशर को, इतनी सारी चीज़ों को जो मेंटेन कर रहा है, मीडियम भी है उसमें, कल्चर भी हो रहा है, प्रॉपरली प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट भी हो रहा है, नया प्रोडक्ट भी ऐड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कुछ और नहीं बल्कि बायोरिएक्टर बोलेंगे। देखो जरा, द बायोरिएक्टर आर द डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ द वेसल, वही कंटेनर, ठीक है, विच कंटेन वेरियस ऑर्गेनिज्म और केमिकल सब्सटेंस दैट अंडरगो द केमिकल प्रोसेस एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस। बेसिकली अलग अलग प्रोसेस से होके क्या बनाते हैं हम? बल्क लेवल में अपना चॉइस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। अ बायोरिएक्टर मस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्या क्या? These component include temperature, substrate मतलब मीडियम, ठीक है, pH बताए, ऑक्सीजन अगर एरोबिक बैक्टीरिया है, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिज्म एरोबिकली कर रहा है तो, vitamins एंड salts। याद रहेगा? इजी है ना? चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। हाउ इज जीन जेड यूज एज मार्कर? इंपॉर्टेंट करो, ये वापस वही तरीका है गैलेक्टोसाइडेस के बारे में पूछने का, तरीका बस बदल गया, बोल दिया जीन जेड। देखो जरा आंसर, स्क्रीनशॉट भी ले लेना जब मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दूंगी तब, ठीक है। द लैक जेड जीन, अब लैक जेड तुमने बोला होगा मैम कहीं कहीं याद आ रहा है, कहीं कहीं नहीं रे, 6 महीने पहले ही पढ़ा था तुमने। कहाँ पढ़ा था? जब तुम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे ना, जो फर्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहाँ पे अगर याद होगा तो लैक्टोज वाला तुमने पढ़ा था, तो लैक जेड जीन, तो वो वहीं पढ़ा था, वापस आ गया। तो लैक जेड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग ऑफ व्हाट? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। दिस enzyme, this result in inactivation of enzyme due to insertion of recombinant DNA in the coding sequence of an enzyme beta galactosidase। So basically जो जीन है, कौन सा जीन? लैक जेड जीन है, वो किसको, कौन से प्रोटीन को बनाता है? बोल रहे मैम प्रोटीन, यहाँ तो एंजाइम लिखा है। अरे कोई भी हार्मोन हो या कोई भी एंजाइम हो, एट द एंड वो क्या है? प्रोटीन ही है। तो मैं बोल सकती हूँ ना कौन से प्रोटीन को बना रहा है? यही बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो हम बोल सकते हैं लैक जेड जीन है, वो किसके लिए कोड कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अगर इसी जगह पे तुमने अपना रिकॉम्बिनेंट जीन डाल दिया तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिव हो गया, क्योंकि उसकी जगह पे कोई और आ गया। तो देखो जरा, तो अब होगा क्या? अब ये जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल क्या था? कलर देने के लिए। अब इसी की जगह पे कुछ और आ गया तो क्या कलर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में वो कलर क्रिएट ही नहीं होगा, व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनेंगी। बस वही लिखना है, वापस वही कहानी वापस चिपका दो। द बैक्टीरियल कॉलोनी नॉर्मली प्रोड्यूसेस ब्लू कलर। नॉर्मली मैम मतलब क्या? जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ पे नॉर्मली के ब्रैकेट में लिखो नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये हुई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा दिखाना है अपन को एग्जामिनर को, हमको बहुत सारा कुछ कुछ आता है ना। उसके बाद पर काम की भी चीजें लिखनी है। द बैक्टीरियल कॉलोनी नॉर्मली प्रोड्यूस, नॉर्मली मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज, बट दे गेट द इंसर्ट इनटू द प्लाज्मिड, then it will result in the production of colony that are colorless। क्यों colorless हुई? क्योंकि उसमें जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस कर रहे थे, ये एंजाइम कैसे यूज कर रहा था? बाय लैक जेड जीन। इसी जीन की जगह पे तुमने दूसरा फॉरेन डीएनए ऐड कर दिया, तो ना बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ना बनेगा कलर। तो तुम्हें पता चल गया जो व्हाइट कलर की कॉलोनी है उसमें क्या है? मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। हो गया? आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, लिस्ट द की टूल्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब वो बेसिकली टूल्स के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले बताओ, तुमने फॉरेन जीन को आइडेंटिफाई किया, फिर क्या किया, कट किया, किसकी मदद से, मॉलिक्यूलर सिजर की मदद से। तो देखो उसका क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद कट किया, फिर उसको किसके साथ जोड़ोगे, अच्छा कट करने से पहले चलो कट कर लिया, फिर एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के लिए कौन सा पॉलीमरेज यूज किया, टैक पॉलीमरेज। कौन सी टेक्निक का यूज करके, पीसीआर। तो दूसरा क्या रहा तुम्हारा, पॉलीमरेज। चलो निकाल लिया, पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगा लिया, पहचान लिया कि यही वो फ्रेगमेंट है, निकाला, अपने वेक्टर में भी कट लगाया, ऐड किया, और फिर क्या डाला, मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको क्या बोलते हैं, लाइगेज। पर ये सब किया किसमें, वेक्टर में ना। तो तीसरा चौथा क्या हुआ, क्लोनिंग वेक्टर। और उसके बाद इसको उठा के किस में डालोगे, होस्ट में। पहले होस्ट को कैसे बनाओगे, तैयार करोगे कि बाबा वेक्टर ले लो या फिर जो डीएनए है उसको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट या ऑर्गेनिज्म एंड सेल। बस फिर उसके बाद क्या, एक्सपेरिमेंट लगाया, देखा एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करके। पर सिलेक्टेबल मार्कर वापस पार्ट किसका है, प्लाज्मिड का या फिर तुम्हारे वेक्टर का, इसलिए हम वेक्टर ही लिख रहे हैं। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ये वापस आएगा तुम्हारे 2 मार्कर वाले में, सेक्शन ए में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज बायोरिएक्टर। अभी तो बताया, एक कंटेनर जो पीएच, टेम्परेचर, फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू, विटामिन्स, ऑक्सीजन, स्टेरिलिटी सब मेंटेन कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टर टैंक, बायोरिएक्टर ओवर शेक फ्लास्क। ये है क्वेश्चन जो आ सकता है 110%, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। शो डायग्रामेटिकली विद अ सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। अब अगर उन्होंने ये आखिरी पोर्शन पूछा होता या ना पूछा होता, हम बना के आते। क्यों, क्योंकि हमको इतना सा भी मौका नहीं छोड़ना है। देखो जरा आंसर, द बायोरिएक्टर आर द डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ वेसल which contain various organism or chemical substance that undergo the chemical process and result in the formation of biologically active substances। तो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, मीडियम भी पढ़ा है जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, जो क्या कर रहा है, अलग अलग केमिकल प्रोसेस के थ्रू हमारा बायोलॉजिकल एक्टिव जो हमको कंपाउंड है, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, वो बना रहा है। दे कंटेन ऑफ लार्ज वेसल वेयर द रॉ मटेरियल यूजिंग माइक्रोब, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल आर कन्वर्टेड biologically into specific protein. The advantages of bioreactor over shake flask are, अब ये है तुम्हारा पार्ट 2, क्या है, to produce the optimum growth of desired product, it provide optimum condition as temperature, pH। तो शेक फ्लास्क से बेटर तुम्हारा स्टर टैंक क्यों है, सबसे पहले स्टर मतलब मिक्स हो रहा है, क्यों, ताकि वो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखे, पूरा मीडियम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, और साथ साथ में देखो जरा यहाँ पे वापस एयर पंप हो, ऑक्सीजन मेंटेन रहे, उसके बाद तुम्हारा स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। तो वही सारी चीजें डायग्राम में है। सबसे पहले देखो एजिटेशन सिस्टम है, ठीक है, पंप क्यों है, क्योंकि वहां से मीडियम जाएगा, मीडियम बार बार खत्म भी तो होता रहेगा, तो मीडियम गया, एयर जाएगा, एयर में क्यों, हो सकता है उस वो एरोबिक बैक्टीरिया, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो एयर जाएगा, वापस एयर कैसे रहेगी, स्टेराइल्ड एयर रहेगी ना, माइक्रोब्स नहीं चाहिए, सिर्फ एयर चाहिए। उसके बाद रिएक्टर टैंक रहेगा, उसके बाद देखो सबमर्ज एरिएटर रहेगा, फिर थर्मल जैकेट क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना है बॉस, फिर सिस्टम मॉनिटर रहेगा, पता चला पीएच गड़बड़ हो गया तो तुम्हें वापस कुछ ऐड करना पड़ेगा पीएच को मेंटेन करने के लिए। सब चीजें सही तरीके से है कि नहीं, इसलिए हर चीज किससे कनेक्ट रहेगी, सेंसर से कनेक्ट रहेंगी कि पीएच ढंग से है कि नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि नहीं, ऑक्सीजन का लेवल सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आखिरी में क्या, जब सारा बन गया तो वो किसके फॉर्म में निकलेगा, एफ्लुएंट। तो पहला एडवांटेज इसका क्या है इसमें कि वो क्या मेंटेन कर रहा है, तुम्हारे सारी चीजें, ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रेशर, फिर उसके बाद तुम्हारा पीएच सब मेंटेन कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि उन्होंने 2 पूछे हैं, तो देखो फॉर टेस्टिंग द सैंपल अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली फ्रॉम द बायोरिएक्टर। मतलब टाइम टू टाइम तुम चेक कर सकते हो कि अंदर का प्रोडक्ट ढंग से बना है कि नहीं। कैसे, यहाँ देखो वापस इस वाले क्वेश्चन में यहाँ दिख रहा है ना एफ्लुएंट, तो यहाँ से तुम टेस्ट कर सकते हो हाँ सही है कि नहीं, साथ में ऊपर सिस्टम मॉनिटर भी हो रहा है अलग तरीके से। अब और आखिरी वाला, इट हैज, क्या है उसके पास, एजिटेशन सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम एंड पीएच कंट्रोल सिस्टम। आई बात समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीआई प्लाज्मिड इन बायोटेक्नोलॉजी। वापस स्टार मार्क करो, क्यों, एज इट इज ये क्वेश्चन पूछते हैं, एज इट इज, उन वो और क्वेश्चन की लैंग्वेज तक चेंज नहीं करते, ऐसे ही उठा के पूछ लेते हैं। तो वापस
टीआई प्लाज्मिड कहाँ से निकला है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन से। तो शुरू करते हैं आंसर। द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब याद करो, ये कैसा है? नेचुरल क्या है? तुम्हारा वेक्टर की तरह काम कर रहा है। क्यों? जो प्लांट्स है उसमें क्या हुआ? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन का क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, उसने क्या किया? ट्यूमर सेल कॉज किए। अब वो क्या करेगा? अपना डीएनए कट करके या अपना डीएनए किसके अंदर भेज देगा? प्लांट सेल के अंदर। और फिर प्लांट सेल के डीएनए के अंदर अपना डीएनए इंसर्ट हो चुका है, तो बोलेगा चलो अब वो जो जो प्रोटीन मेरे को चाहिए वो बनाते चलो, और वो खुद यूज कर लेगा। तो अब यही प्रॉपर्टी हमको लगा अरे ये तो नेचुरली वेक्टर की तरह काम कर रहा है, यही हम यूज कर रहे थे। तो देखो, the TI plasmid of agrobacterium is responsible for the natural transformation of plant cell into tumors। मैंने बताया था ना, सबसे पहले वो ट्यूमर ही क्रिएट करता है। So it is modified into non-pathogenic vector but still is able to deliver the DNA। मतलब हार्म नहीं कर रहा है, नॉन पैथोजेनिक है पर DNA डिलीवर हो रहा है। This disarm plasmid of agrobacterium is used as a vector, क्योंकि नेचुरली उसके पास वेक्टर वाली प्रॉपर्टी, हमने क्या कर दिया? उसमें से पैथोजन वाली प्रॉपर्टी को हटा दिया और बोला अब तू बन जाएगा मेरे लिए वेक्टर, मतलब हम लोग के लिए वेक्टर बन जाएगा। ठीक है? इज यूज एज वेक्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, प्रूव टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोटेक्नोलॉजी। तो याद करो, मैंने बताया था हम सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं इकोलाई को लेके बैक्टीरियम लैब में, पर अगर कोई चीज कोई चेंज प्लांट में कराना है तो याद करो मैंने बताया था हम ट्यूमर सेल यूज करते हैं। एनिमल में कैंसरस सेल यूज करते हैं, पर ट्यूमर सेल किसके? यही टीआई प्लाज्मिड के, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन के। और एनिमल में रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। आप बोलोगे मैम वायरस का? हाँ, उसकी वायरल प्रॉपर्टी हटा देते हैं पर पैटर्न वही रखते हैं। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। वापस तुम्हारी बुक में टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो याद करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस है कि देखो ये है टीआई प्लाज्मिड। अब यहाँ पे अलग अलग वापस क्या है? सारे मार्कर्स हैं, है ना, और तुम्हारा हो रहा है तो है ही। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। हाउ आर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्रिएटेड? अरे इतने देर से वही तो बोल रहे थे, वेक्टर क्रिएट कैसे हुए? तुम्हारा आया क्या? फॉरेन डीएनए, चॉइस ऑफ डीएनए तुमने यहाँ पे अटैच किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जहां काटा तुम्हारे फॉरेन डीएनए वाले ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कट लिया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ भी कट लगाओगे, जोड़ोगे, लाइगेट करोगे, कहाँ ऐड करोगे? और आई के पास ऐड करोगे ताकि रेप्लिकेशन होगा। पहचानोगे कैसे? सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करके। ठीक है, why is only one type of restriction endonuclease required for creating one recombinant vector? अभी तो बताया क्यों, क्योंकि जहां जैसे बेस पेयर वो वहां कट करेगा, सेम बेस पेयर यहां कट करेगा, तो वहां का और यहां का जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। वहां का स्टिकी एंड, यहाँ का स्टिकी एंड, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। याद आया? चलो देखते हैं। क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, वेक्टर डीएनए इज कट एट अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द सेम दैट वाज यूज्ड टू कट डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। द alien DNA is then linked with the vector DNA using DNA ligase to form the recombinant vector. Since a restriction enzyme recognizes and cuts the DNA at the particular sequence called recognition site, the same restriction enzyme is used for cutting the DNA segment फ्रॉम बोथ द वेक्टर। अभी बताया दोनों जगह सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे, रिजल्ट क्या होगा? स्टिकी एंड का क्रिएशन होगा। एंड अदर सोर्सेज सो एज टू प्रोड्यूस सेम स्टिकी एंड इन बोथ डीएनए मॉलिक्यूल टू फैसिलिटेट देयर जॉइनिंग। तो दोनों क्या रहेंगे? सेम कट किया, सेम स्टिकी एंड क्रिएट हुआ है, और दोनों क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री हुए एक दूसरे के, तो क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे। और जितना भी थोड़ा बहुत बच जाएगा हम क्या ऐड कर देंगे? गोंद ऐड कर देंगे, है ना, फेविस्टिक लगा देंगे। ये वाली नहीं बाबा, मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको डीएनए लाइगेज बोलते हैं। इतना आया समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 53, नेम द टाइप ऑफ बायोरिएक्टर शोन। तो तुमको बताना है कौन सा। अरे देखो ये फैन वाला है, घूम रहा है, तो कौन सा बायोरिएक्टर है? स्टर टैंक बायोरिएक्टर, क्योंकि घूम रहा है, तुमको दिख रहा है ना, फ्लैंस ब्लेड्स लगी हुई और ऐसा एरो बना हुआ है। ओके, राइट द पर्पस ऑफ फॉर विच इट इज यूज। फिगर कौन सा है? सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर, तुम्हारी बुक का ही डायग्राम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, बट ऑब्वियस बायोरिएक्टर का पर्पस ये बड़े लेवल पे अपना रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना। तो देखो डायग्राम अगर याद रखो, अगर कोई ऐसा डायग्राम है एनसीईआरटी का जो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए है टफ,
तो वो आएगा तो नहीं, पर वो पहचानने के लिए आ जाएगा, ठीक है, और जो इजी है वो तो आने ही वाला है। चलो मूव करते हैं अगले डायग्राम, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म व्हेन स्टिकी एंड ऑफ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए ज्वाइन। पता ही है क्यों, क्योंकि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक्सप्लेन हाउ द स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड एंड गेट जॉइंड। लो अभी तो थोड़ी देर में यही सॉल्व किया था, लैंग्वेज चेंज थी, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे तुम्हारे वेक्टर को कट करने के लिए। रिजल्ट क्या होगा, यहां भी स्टिकी एंड यहां भी स्टिकी एंड, दोनों क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ही दोनों जोड़ेंगे जुड़ने की टेंडेंसी रहेगी, बट साथ में तुम क्या यूज करोगे, मॉलिक्यूलर ग्लू, डीएनए लाइगेज। हो गया। देखो sticky end are formed when a restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of palindromic sequence, ठीक है। The sticky end are joined by a complementary factor of 2 polynucleotide strand bases and by the action of DNA ligase। आई बात समझ में। मूव करें, देखो मतलब सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न वो लैंग्वेज बदल रहा है पर आंसर तो सेम चल रहा है बॉस। चलो मूव करते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, first mention the number of primers required in each cycle of polymerase chain reaction। वो पूछ रहे हैं बताओ हर साइकिल में कितने प्राइमर की जरूरत है। पहले तो बताओ, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्राइमर मतलब क्या, ये वो साइट है जो स्ट्रैंड पे अटैच होती है और किसको बुलाती है, तुम्हारे पॉलीमरेज को बोलते हैं भैया यही है वो जगह जहां से क्या करना है, मेरा कॉपी बनाना स्टार्ट करना है। तो प्राइमर का काम क्या है, बताता है, बुलाता है तुम्हारे पॉलीमरेज को और बोलता है यहीं से क्या करना है, कॉपी बनाना है मेरा। अब बताओ मुझे, मत पढ़ो आगे का क्वेश्चन, उन्होंने पूछा बताओ कितने सेट ऑफ प्राइमर चाहिए। तुम्हारा डीएनए सबसे पहले कैसा होता है, मैम डबल स्ट्रैंडेड, बहुत बढ़िया। पहली स्टेप क्या होती है पीसीआर में, मैम डीनेचुरेशन, बहुत बढ़िया। तो ये सिंगल स्ट्रैंड में आ गया, हाँ मैम आ गया समझ में। अब बताओ ये वाला है तुम्हारा 5' to 3', तो तुमको यहां से रीड करना है यहां तक और दूसरा 5' to 3', इसी का कॉपी बनाना है यहां से यहां तक। तो जब 2 बन गए तो तुमको कितने सेट चाहिए प्राइमर के, 2, एक स्ट्रैंड के लिए एक दूसरे वाले स्ट्रैंड के लिए। आई कहानी समझ में। देखो राइट द रोल ऑफ प्राइमर एंड द डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर। देखते हैं 2 sets of primer are required, but obvious, एक parallel एक anti-parallel। Primers are required for the addition of nucleotide to make multiple copies of DNA of interest. The enzyme DNA polymerase extend the primer using the nucleotide provided। बेसिकली प्राइमर बताता है पॉलीमरेज भैया यहीं जुड़ो और यहीं से क्या करना शुरू करो, रेप्लिकेशन स्टार्ट करो। हुआ क्लियर। सेकेंड वाले पार्ट पे जाते हैं। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर। अरे बाबा कैसा है, पहला ये कैसा है पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल है। क्यों थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर में हम सहन कर पा रहा है, क्यों, हमने उसको उस ऑर्गेनिज्म से निकाला है जो खुद हाई टेम्परेचर पे रहता है, जिसको हम एक्सट्रीमोफाइल थर्मोफाइल बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। यही तो लिखना है। देखो द डीएनए पॉलीमरेज इज थर्मोस्टेबल एंड विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। क्यों, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। आई बात समझ में। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जो जो अंडरलाइन किया। अब इसमें से ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये आधे बच्चे क्या करेंगे, छोड़ के आएंगे, मैम नहीं याद आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, और कितना सिंपल पूछ रहे हैं। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोराई बना। वो स्पेसिफिकली पूछा है बताओ एंडोन्यूक्लियस का काम। तो सबसे पहले तो जितने जन्मों से याद करते आ रहे हैं, क्या स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काट रहा है ना, ये सब कुछ तो लिखना ही है। देखो जरा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोराई वन कट द डीएनए एंड अ लिटिल अवे, वही तरीका, थोड़ा अवे किसके सेंटर से, पैलिंड्रोम के सीक्वेंस से, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम सीक्वेंस बट बिटवीन द सेम 2 strands ऑफ द 2 strand बिटवीन जीएनए। मतलब जहां भी जीएनए लगा है वहां पे तुमको क्या लगाना है, कट लगाना है। जीएनए यहाँ कट लगाएगा। आ गया समझ। तो ये जो जीएनए वाला हुआ ये तुमको रखना है याद, तो अपने नोट्स में ये ऐड करो। दूसरा, उसके बाद ड्यू टू दिस सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन कॉल्ड स्टिकी एंड ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, रिजल्ट होगा उसी से तो कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारा वेक्टर जुड़ेगा। बिकॉज ऑफ द स्टिकीनेस दे इजिली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट। याद रहेगा, इजी है। तो इसमें से याद करने जैसे क्या रही, सबसे पहले कहाँ कट करेगा वो, जी और ए के बीच में, जो क्या है पैलिंड्रोम के सेंटर से थोड़ा दूर है, पर जी एन ए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, A schematic representation of polymerase chain reaction PCR up to extension stage in given below। ठीक है, ये दिया हुआ है।
हमने पहचान लिया, पहले वाला है तुम्हारा पहले वाला है डीनेचुरेशन, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड था, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। किसने किया? टेम्परेचर ने। कितने टेम्परेचर है? 90 to 95, ठीक है। दूसरा वाला है एनेलिंग, क्यों? क्योंकि उसमें क्या ऐड हो रहा है? पहले तो प्राइमर, उसके बाद तुम्हारा टैग पॉलीमरेज जो पहचान रहा है प्राइमर को, जुड़ता है, उसी को खींचते चला जाता है, ठीक है मैम। तीसरा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और आखिरी वाला है एक्सटेंशन, उसी का वही साइकिल 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 मूव होते रहेगा। याद आ गया? ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नेम द प्रोसेस, अरे प्रोसेस ही बतानी है अपन को, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्या? अच्छा नेम, मतलब यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे तुम्हारा ये बी लिखा हुआ है और यहाँ सी लिखा हुआ है। तो ए तो पहले डीनेचुरेशन, अभी तो बोलते चले गए। तो पहला क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस, तो ए क्या हुआ? डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आइडेंटिफाई बी, अरे अभी तो अपन ने बोला बी क्या हो रहा है? प्राइमर ऐड हो रहे, फिर तुम्हारा पॉलीमरेज ऐड होगा, तो बी क्या है? प्राइमर, लो हो गया। उसके बाद सी, एक बात बताओ, क्या ऐड होके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा? पॉलीमरेज। नाम क्या है पॉलीमरेज का? टैग पॉलीमरेज। देखो जरा, सी डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज, याद रहेगा, इजी है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो वापस या तो उन्होंने बोल देंगे स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ, इसका नहीं बनाया तो देखो ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सेक्शन बी में भी जा सकता है, सेक्शन सी में जा सकता है। सेक्शन बी में गया एक मार्क, हो गए 3 मार्क। अगर इसी को उठा के सेक्शन बी में ही कम मार्क का डाल देंगे, 1.5 मार्क का कर देंगे, 0.5 0.5 0.5 और 0.5 कुछ 1.5 कुछ और पूछ लेंगे। सेक्शन सी में कुछ कुछ लिखा रहेगा केस स्टडी बेस में, उसका एक पार्ट में ये पूछ लेंगे जिसका 1.5 या 3 मार्क रहेगा और बाकी का 2 मार्क किसी और क्वेश्चन पे, ठीक है। मूव करें, चलो क्वेश्चन नंबर 58। ओके, उसी का इंपॉर्टेंस भी पूछा था ना। ओके, ठीक है। आंसर द आइडेंटिफाई एंड मेंशन द इंपॉर्टेंस। तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया डीएनए पॉलीमरेज, अब चलो इंपॉर्टेंस तो पढ़ ले, फिर तो अगला क्वेश्चन पढ़े। तो इंपॉर्टेंस क्या है पीसीआर का? अरे बाबा, एम्पलीफाई करना है, इतना छोटा सा डीएनए खो थोड़े ना देना है उसको कि खो गया, अब हम वापस जो इतना रिसर्च करके बैठे वापस वही करते रहे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। उसका क्या करना है हमें? एम्पलीफिकेशन, मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन करनी है। तो देखो, इट एक्सचेंज द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड provided in the reaction medium and the genomic DNA as a template, ठीक है। टैग polymerase जो क्या है? thermostable and withstand the high temperature using denaturation in the denaturation process, ठीक है। क्लियर है? ये वाला डायग्राम भी अच्छा है। क्या है कंपोनेंट्स? ये हमने पढ़ा था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अलग हुआ, डीनेचुरेशन हुआ हाई टेम्परेचर पे 48 to 59 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या हुआ? प्राइमर अटैच हुए जिसको तुमने एनेलिंग बोला। उसी में अगले स्टेप में पॉलीमरेज भी जुड़ गया और क्या लेने लगा? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है उसको जोड़ने लगा और क्या होने लगा? एलोंगेशन या एक्सटेंशन। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58। How are DNA fragment separated by gel electrophoresis visualized? अरे अभी तो पढ़ा, विजुअलाइजेशन के लिए कौन से डाई यूज करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड, जो कैसी रहती है? ऑरेंज कलर की। कहाँ पे? यूवी रेडिएशन के अंदर। सेपरेटेड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो अभी सब कुछ बोला वही लिखना है। देखो, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट बिकम विजिबल एज ऑरेंज colored band. This separated band of DNA are cut out of the agarose gel and DNA is extracted from these gel pieces in the process called elution. Elution के बाद क्या करते हैं? उसका प्यूरिफिकेशन, क्योंकि agarose gel नहीं चाहिए, सिर्फ DNA चाहिए, ठीक है। ये वापस वही फॉर्म है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम करके तुमको दे रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है विद अ डिजायर्ड जीन, ऑफ कोर्स जीन तो होगा ही, इज रिक्वायर्ड इन बिलियन कॉपीज फॉर कमर्शियली। लो, यहीं से वापस बिलियन कॉपी मतलब एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन मतलब पीसीआर, पीसीआर मतलब उसके 3 स्टेप, ठीक है। देख लेते हैं हाउ इज एम्पलीफिकेशन डन एंड एक्सप्लेन, मतलब वही बेसिक पूछ रहे। तो इस आंसर को प्रेजेंट करने के 2 तरीके, या तो पॉइंटर्स में लिखो, पर मैं प्रेफर करूंगी कि तुम पॉइंटर्स में भी लिखो और साथ में डायग्राम भी बना लो, मार्क्स कट करने का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। तो पहली स्टेप क्या होती है? डीनेचुरेशन। देखो पहले तो फुल फॉर्म लिखो, पीसीआर क्या है, एम्पलीफिकेशन क्या है। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन इज डन बाय यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एंड इट इज डन बाय द फॉलोइंग स्टेप। देखो, डीनेचुरेशन पहली स्टेप,
द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज डीनेचुरेट बाय अप्लाइंग क्या, ज्यादा टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस। वापस कुछ बुक्स में लिखा रहता है 92 98, कुछ बुक्स में 95 एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। कितने के लिए, 15 सेकेंड्स के लिए। ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब क्या करोगे, स्टेप 2 जिसको क्या बोलते हैं एनेलिंग, क्या ऐड करते हो, प्राइमर ऐड करते हो। कितने, 2 सेट। एनेलिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर आर एडेड विच एनील टू द 3 डैश एंड टू ईच ऑफ द सेपरेटेड स्ट्रैंड। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब क्या करोगे, एक्सटेंशन और क्या ऐड करोगे, टैक पॉलीमरेज जो इसी प्राइमर को एक्सटेंड करेगा और साथ में क्या जोड़ता चलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। देखो एक्सटेंशन, DNA polymerase extend the primers by adding nucleotide complementary, देखो ये सब कुछ है complementary to the template provided in the reaction by Taq polymerase is used in the reaction which can tolerate heat. All these steps are repeated in many times to get the several copy of the desired DNA. चाहो तो ये सब लिखो और ये नहीं करना है तो क्या करोगे, एक डायग्राम भी प्रेजेंट करके बना सकते हो, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये वाला बुकिश डायग्राम है, पर सारी लेबलिंग कर लेना, या तो फिर ये भी कर सकते हो, पर उसमें भी लेबलिंग इनकम्प्लीट है, सारी लेबलिंग करनी ही पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम बुक वाला डायग्राम पे जाओ, ठीक है, पर सारी लेबलिंग जरूर करना, यहाँ तो वो लेबलिंग ही पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है देखते हैं। पार्ट बाय पार्ट है, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेट द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ इकोरा एंड मेंशन व्हाट सच सीक्वेंस आर कॉल्ड। पहले तो बताओ रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, तो इकोराई का कौन सा सीक्वेंस है, GAATTC, GAATCC। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो किसके बीच में कट लगाता है, G और A के बीच में कट। याद आ गया, याद आ गया मैम। दीज सीक्वेंस आर कॉल्ड पैलिंड्रोम। क्यों, दोनों तरफ से कैसे पढ़ सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ से यहाँ रीड करो सेम सेंस निकलेगा, यहाँ से यहाँ रीड करो सेम सेंस निकलेगा। ठीक है मैम, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। इकोराई का क्या है, ये वाला सीक्वेंस अपन को याद करके जाना है। कहाँ कट लगाता है, G और A के बीच में कट लगाता है। हाउ डज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट ऑन अ DNA मॉलिक्यूल। वो पूछ रहे बताओ एंडोन्यूक्लियस काम कैसे कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ DNA, वापस वही कहानी, ठीक है, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ DNA एंड बाइंड टू द DNA एट अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। इट कट्स बोथ द डबल स्ट्रैंडेड DNA एट अ कौन सा, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। तो देखो याद रखना किसका कौन सा बॉन्ड कट कर रहा है, ये है तुम्हारा कीवर्ड्स, ठीक है, गड़बड़ मत करके आ जाना। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, तो देखो ये जो है वो क्या कट कर रहा है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को कट कर रहा है, और लाइगेज क्या कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना रहा है। याद आ गया, चलो। अच्छा, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो क्या कैसे बॉन्ड के साथ बनते जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। चलो, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइड इन बिटवीन द स्पेसिफिक सीक्वेंस और पॉइंट। हो गया क्लियर। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट आर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। लो अभी वापस वही चीज आ गई, प्रोटीन पूछ रहे हैं जो कैसे बने, रिकॉम्बिनेशन से बने। जीन आया, जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया, प्रोटीन बन गया, वही हो गए। जो निकले हैं एक क्या, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। याद आ गया, चलो देखते हैं। हाउ डू बायोरिएक्टर हेल्प इन देयर प्रोडक्शन। अरे बल्क लेवल में तुमको प्रोड्यूस करना है तो कंटेनर है जो सब क्या मेंटेन कर रहा है, पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, स्टेरिलिटी, प्रेशर। आंसर देखो, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। बायोरिएक्टर हेल्प इन प्रोडक्शन दिस प्रोटीन ऑन अ लार्ज स्केल। क्यों, बड़ा वॉल्यूम है, ज्यादा बड़ा कंटेनर है ना, मैंने बताया था कि एक रूम के बराबर बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस इन बायोरिएक्टर टू प्रोड्यूस डिजायर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। दीज प्रोवाइड क्या, ऑप्टिमम क्या क्या, पीएच, ऑक्सीजन, सॉल्ट, सबस्ट्रेट। अब इतना ही लिखा है, तुम और लिख लो, क्या, न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स, सब लिख लो। आई बात समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62, mention the 3 steps involved in each cycle of polymerase chain reaction. How is repeated amplification of DNA made possible using PCR। तो PCR का फुल फॉर्म ये है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझो, देखो अभी तक हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे कितनी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब इसका इंपॉर्टेंट समझो। तो वापस कौन सी है, 3 स्टेप है। चलो डायग्राम से समझते हैं। पहला वाला क्या है, डीनेचुरेशन मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करोगे, ऐसे रखे रहोगे, नहीं मैम, उसको हमें रेप्लिकेट भी तो करवाना है। तो रेप्लिकेट करवाने के लिए कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, एनेलिंग। उसमें क्या करते हैं, प्राइमर को ऐड कर देते हैं। तो प्राइमर ऐड हो गया,
कि हाँ मैम कितने सेट प्राइमर, 2 सेट। अब प्राइमर कैसे बैठा रहेगा, नहीं एक्सटेंड भी तो होगा, तो थर्ड स्टेप का नाम क्या है, एलोंगेशन या एक्सटेंशन। और कितने डिग्री पे होगा, 72 डिग्री पे सेल्सियस पे होगा। कौन करेगा मैम, पॉलीमरेज करेगा। पॉलीमरेज का नाम टैक पॉलीमरेज, किससे ऑब्टेन किया, एक बैक्टीरिया से जो खुद क्या था, एक एक्सट्रीमोफाइल था, थर्मस एक्वाटिकस है नाम, याद आ गया। अब क्या होगा, अरे वो सिर्फ ऐसे ही घूमता रहेगा क्या डीएनए पे, नहीं, उसके ऑपोजिट डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा। देखो तो पहला क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्राइमर, और सी क्या है तुम्हारा, टैक पॉलीमरेज। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है पॉलीमरेज का, वही चीज एम्पलीफाई करना है, इतना सा डीएनए को इतना बड़ा बनाना है वापस। इट एक्सचेंज द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन मीडियम एंड द जीनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट। टैक पॉलीमरेज is thermostable, withstand the high temperature, are used in denaturation process. Repeated amplification of DNA in PCR is made possible by using thermostable DNA polymerase, which remain active during the high temperature. आई क्या कहानी समझ में। अब आखिरी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्टडी द लिंकिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट शोन बिलो। तो तुमको लिंकिंग बतानी है तो वापस सिर्फ डायग्राम देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या हुआ है इस डायग्राम में। मैम स्टिकी एंड क्रिएट हुए, बहुत बढ़िया। तो लिंक कैसे हो जाएंगे, क्योंकि मैम वो कॉम्प्लीमेंट्री है, बहुत सही। आर कौन करेगा मैम, ग्लू, जिसका नाम क्या है, लाइगेज। देखो जरा, अब ये इतनी बकवास की है उन्होंने, सिर्फ क्वेश्चन में ही बकवास चल रही, तो ये किस में आएगा, तो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। आ गई बात समझ में, मूव करें। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट हिंद 3, then E. coli R1, BAM H1, SAL1, PUE2, PST1, CL1 और I antibiotic resistant gene, ampicillin and tetracycline। अब ये सबसे बिल्डअप कर रहे हैं, ये तो हमको पता ही है पहले से। Codes for the protein involved in the replication of plasmid। अब name A और name B, ठीक है। Name the restriction enzyme that recognize this palindrome, जल्दी बताओ अगर नहीं समझ में आए। T था, उसके ऑपोजिट A है, और G और A के बीच में कट लगाया है। किसने, थोड़ी देर पहले मैंने बोला, किसको याद रखना है, E. coli R1 को, याद आया, वही पूछ रहे हैं। नेम A एंड B और बताओ कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो रिकॉग्नाइज करता है दिस पैलिंड्रोम सीक्वेंस को। नेम द एंजाइम दैट कट द लिंक दीज टू डीएनए फ्रेगमेंट। तो चलो आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, वेक्टर है भैया, वेक्टर में ही हो रहा है। पहले एक देखो, याद करो मैंने बताया था, एक कट कहाँ लगेगा तुम्हारा, वेक्टर तुम्हारे फॉरेन डीएनए में, दूसरा कहाँ लगेगा तुम्हारा कट, वेक्टर में। उसके बाद कट कौन कर रहा है तुम्हारा, E. coli 1, क्योंकि कैसा है, E. coli 1 किसके बीच में कट लगाता है, G और A के बीच में कट लगाता है, याद आया। अब दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, मॉलिक्यूलर सिजर, वही तो पूछ रहे। नेम द एंजाइम, लाइगेज, एज भी तो एंजाइम है, दैट कैन लिंक, लिंक मतलब क्या, जोड़ रहा है, तो आंसर क्या हुआ, डीएनए लाइगेज। आई क्या कहानी समझ में। चलो मूव करते हैं अगले पे। तो आखिरी क्वेश्चन, वापस बोलोगे मैम ये भी तो वही है, अरे वही है, पैटर्न चेंज हो गया होगा, तो इतना हमको समझ में आ गया। देखो वहां पे थोड़ी देर पहले अच्छे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारा नंबरिंग किया हुआ था, ठीक है, और इसमें सारा गायब कर दिया। वो खुद बता रहे E. coli 1, मतलब तुम्हें समझ में आ गया इसकी हिंट से कि कट किसके बीच में लगता है, G और A के बीच में लगता है। तो चलो देखते हैं, पहले देख ही लो, अगर ये C है तो यहाँ कौन होगा, G होगा, ठीक है, और कट किन के बीच में लगा है, G और A के बीच में कट लगता है। अब यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ C होगा, मतलब अगला वाला क्या होगा, पक्का मैम ये क्या होगा, अच्छा C है, अच्छा A के साथ तुम्हारा आ गया G, ठीक है, क्योंकि साइटोकाइन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, पर हमें इसके साथ में, मतलब ये वाला किसको जोड़ना है हमको, या तो A रखो, अगर C है तो यहाँ T आएगा, क्योंकि G के साथ कौन होगा तुम्हारा, G के साथ होगा A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो ना थोड़ा तुम्हारा टर्म 1 का नॉलेज यूज करे, वापस दिखा रही हूँ। तुमने डायग्राम देख लिया, बहुत बढ़िया, अब मत पढ़ो ऑप्शंस। सबसे पहले तुमने देखा है E. coli, मतलब तुमको ये समझ में आ गया G और A के बीच में कट लगना है। तो पहली बात, अगर यहाँ C था तो यहाँ क्या आएगा मैम, G आएगा, क्योंकि A T का बॉन्ड रहता है, G C का बॉन्ड रहता है। सिमिलरली अगर ये G है तो यहाँ कौन आएगा मैम, C आएगा, पर हमें कट किसके बीच में लगाना है, G और A के बीच में। तो अगर यहाँ G मतलब इस वाली जगह पे क्या होना चाहिए, A, पर ये इस वाली जगह कहाँ है, यहाँ है, तो ये क्या आया, A आया। अगर यहाँ A है तो ऊपर क्या आ गया, T चला गया,
आई कहानी समझ में? देखो अब हमें ये पता चल गया इसमें से एक क्या है तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जहां से तुम सोर्स है, और बी क्या है तुम्हारा वेक्टर, जुड़ेगा किससे? लाइगेशन से। चलो डीएनए लाइगेस का यूज करके अब पढ़ लेते हैं। नेम ए एंड बी, लो हो गया। कंप्लीट द पैलिंड्रोम विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोलाई, हमने पहले ही कर दिया क्वेश्चन पढ़ने के पहले। नेम द एंजाइम दैट कैन लिंक द टू डीएनए स्ट्रैंड, कौन सा एंजाइम है? थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डीएनए लाइगेस। तो देखो जरा आंसर क्या है, वेक्टर तुम्हारा वेक्टर डीएनए, बी फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या है? वही हमने पूरा भर दिया है ना, ये सीक्वेंस तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या है सीक्वेंस? GAATTC, जिसमें से कट किसके बीच में लगता है? G और A के बीच में कट लगता है, और आखिरी वाला क्या है? डीएनए लाइगेस। इसी क्वेश्चन के साथ तुम्हारे शॉर्ट टाइप आंसर इस चैप्टर के होते हैं खत्म। जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं वापस वन शॉट सुनने लग रहा है कि नहीं मैम कुछ पॉइंट्स मिस हो चुके हैं, तो क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे www.magnetbrains.com। क्या होगा? जैसे एंटर करोगे होम पेज आएगा, अपना क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, और फिर उसके बाद चैप्टर टॉपिक वाइज सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। और मिलेंगे हम अगली क्लास में, पूरा पढ़ के आओ क्योंकि अगली क्लास में हम लेके आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसी चैप्टर के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बने रहना है मेरे साथ, चैनल के साथ, और पढ़ाई करते रहना है। सो तब तक टिल देन गुड बाय, गुड डे, जो भी है, जब भी देख रहे हो वीडियो, ठीक है, पढ़ते रहो और मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन स्टडी हार्ड।